सकूं रवायते, मिशन के वास्ते सजग सदा ही हूँ। फर्ज की घड़ी भी है ये जंग जिंदगी की है, जरूरतें जहाँ भी हो मैं वक्त दूं। है मेरा राष्ट्र धर्म ये सिखाया धर्म संघ ने, निभा रहा हूँ क्योंकि मैं सशक्त हूँ। टास्क फोर्स तो यूं देखें तो युवक परिषद संस्था ये टास्क फोर्स है, अपने आप पूरी संस्था टास्क फोर्स है, क्योंकि अवस्था का भी एक काम करने की अवस्था होती है, जवानी की अवस्था। इस अवस्था में आदमी बढ़िया काम करे, क्योंकि शक्ति है, हमारी शक्ति विध्वंस के लिए नहीं, हमारी शक्ति निर्माण के लिए। मैं विघ्न हर मिटा सकूं, मैं खौफ हर हटा सकूं, मैं अंधकार में दिए की रोशनी, एक आंसू पहुंच दूं किसी के घाव भर सकूं, खुशी के धन को प्राप्त करके मैं धनी। समय का एक युद्ध है, सजग रहे वो बुद्ध है, विवेक संग हो तो साधना यही। मौत के पलों में मैं हूँ जिंदगी की आश सा, सुदीर्घ रात्रि बाद में प्रभात हूँ। जहाँ भी हो जरूरतें पुकार लेना तुम मुझे, मैं TTF सदस्य बन के साथ हूँ। अनंत शक्ति मैं हूँ मैं, अनंत ज्ञान मैं हूँ मैं, अनंत चेतना प्रवाह युक्त हूँ। युवा हूँ मैं तो जोश है, सजग हूँ मैं तो होश है, हवाओं की तरह सदा मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद योगेश जी। आज अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के संगठन मंत्री श्री जयेश जी मेहता की गरिमामय उपस्थिति हम सभी के बीच है। मैं श्री जयेश जी मेहता से, हमारे संगठन मंत्री अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, उनसे आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपनी शब्दों से हमें प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। श्री जयेश जी मेहता जी। सादर जय जिनेन्द्र। विपिन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी सर। आराध्य के श्री चरणों में सभक्ति वंदना, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। हमारे श्री रिमोट अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री संदीप जी कोठारी, उनकी अनुमति से, अनुकंपा से आज मुझे एक अवसर मिला है आप सभी के साथ जुड़ने का, और बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपने जो मेरा हौसला अफजाई किया है, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूँ। और आपने मुझे जो ये सम्मान दिया है, एक तरह से कह सकते हैं TTF के एक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं आभारी हूँ। जो भी स्कूल्स के प्रबंधन है, श्री राहुल जी श्रीवास्तव, आप प्रिंसिपल महोदय, आपने इसकी अनुमति प्रदान की। ऐसे कार्यक्रम से जो शिक्षा ही है, एक तरह से हम कह सकते हैं, हमारे तेरापंथ युवक परिषद वापी एक बहुत ही सक्षम परिषद है, जिन्होंने हर बार कुछ ना कुछ नया करने का ही सोचते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय कुलदीप जी कोठारी, हालांकि अपाद्वीप के भी हमारे एक साथी है कुलदीप जी कोठारी, तो उनके नाम से ही परिचित है। और मंत्री महोदय विजय जी बोथरा, आप सभी के प्रति मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। और मंगल कामना में और मैं जिससे ज्यादा परिचय रखता हूँ, हमारे संजय जी भंडारी, जिनके नाम में ही जय है, वैसे संजय जी भंडारी को भी मैं नमन करता हूँ। और वापी परिषद नई ऊंचाई को प्राप्त करे, ये मैं लक्ष्य रखता हूँ। सभी जो विद्यार्थी हैं, देखिए ये कार्यक्रम जो तेरापंथ टास्क फोर्स का है, TTF का हम कार्यक्रम लेकर चलते हैं। देखिए आपदाएं सरहद पर तो होती ही हैं, लेकिन कुछ आपदाएं सरहद के अंदर भी होती है। जैसे छोटी छोटी आपदाएं आ जाती हैं, मान लीजिए कि भी कोई हड्डी टूट गई, कोई सांप ने हमें काट लिया, कोई जगह ब्लीडिंग्स हो गया हमें, तो उनसे हम किस तरह से बचा जाए, ये भी एक हमें जानना चाहिए। देखिए जीवन का एक बहुत ही अच्छा एक पहलू है, जीवन का सबसे बड़ा आनंद किसमें है? क्या स्वयं में मुस्कुराता रहूं, यही जीवन का आनंद है? नहीं, जीवन का सबसे बड़ा आनंद यह है कि मैं तो मुस्कुरा हूं, मेरे से दूसरों को भी मुस्कान मिले, दूसरे के जीवन में भी खुशी आए, यह जीवन का सबसे बड़ा काम है। तो जीवन में खुद मुस्कुराने का और दूसरों के चेहरे पर हंसी लाने का अगर कोई काम करता है, तो वह तेरापंथ टास्क फोर्स करता है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसी संस्थाओं का, TTF का, कि जो दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाती है। देखिए आपदाएं तो आती रहती हैं, आपदा को तो हम रोक नहीं सकते,
लेकिन आपदाओं को हम अवसर में कैसे ट्रांसफर कर दें, यह काम सिखाती है 13 टास्क फोर्स। जो भी बच्चे आज जुड़े हैं, मैं तो कहता हूँ आज का दिन सोनेरी सूर्य का दिन है आपके जीवन में। आप ऐसी नई चीजें आज सीखने जा रहे हैं कि जो जीवन में आपको लगेगा कि शिक्षा में कुछ नया कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। गुजराती में एक कहावत है, आप सब अगर नहीं जानते हो तो, कि भाई लग्नना गीत लग्नना दिवस से गवाए। તમને કહેવત બધાને ખ્યાલ હશે कि जो उम्र है उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा हासिल कर लेनी चाहिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम कुछ ना कुछ आज नया सीखें, ऐसा कुछ सीखेंगे घर वालों को भी सिखाएंगे। देखिए, शिक्षा हमने प्राप्त कर ली वही उपयुक्त नहीं है, हमें दूसरों को भी ये शिक्षा हमें देनी है। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य की असली चमक उसके ढलने में नहीं होती, सूर्य की असली चमक उसके ढलने में ही नहीं होती, फूलों की असली चमक सिर्फ उसके महकने में नहीं होती। यूं तो जी लेते हैं जिंदगी कुछ लोग सिर्फ अपने ही लिए, जिंदगी की असली मजा तो औरों की जिंदगी को संभालने में होती है। हम दूसरों को जिंदा करें, दूसरे को जीवन को संभालें, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज का दिन बहुत ही उपयुक्त है, आप सभी के लिए बहुत नया जानेंगे, बहुत नई खुशी हमें आज प्राप्त करेंगे। और देखिए, कुछ भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, याद रखिए, तो उसका आनंद होना चाहिए जीवन में, और दूसरों को भी हमें देना चाहिए। हमारे 13 टास्क फोर्स के जो प्रभारी हैं विकास जी बोथरा, हमारे सह प्रभारी हैं जितेश जी कोकड़ा, बहुत ही उम्दा कार्य करते हैं। आप सभी को भी मैं नमन करता हूँ, आप सभी की कार्यशैली को नमन करता हूँ। आप सभी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सफल हो, और जो ट्रेनर्स हैं, सैल्यूट्स हैं ऐसे ट्रेनर को, नवीन जी भंडारी, प्रतीक जी जैन, कि भारत में एक नारा हुआ करता था स्वतंत्र दिवस पर कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा नारा हम दिया करते थे। और आपका नारा तो यह है कि विपदाओं आपदाओं आपदाओं से लड़े हम। उन्होंने नारा दिया था भारत छोड़ो, आपका नारा है आपदाओं से लड़ो। तो मैं हेड्स ऑफ करता हूँ ट्रेनर्स सभी को, कि जो अच्छे अच्छे हमारे ट्रेनर्स हैं, और अखिल भारतीय 13 युवक परिषद के इस कार्यक्रम के जुड़ने के लिए आप सभी के प्रति मैं नमन करता हूँ। आज का दिन बहुत ही पावन अवसर है। फिर से 13 युवक परिषद वापी के प्रति मैं नमन करता हूँ, और आगामी भी एक कार्यक्रम वो 27 तारीख को भी ला रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम आप सभी का हो। आज के कार्यक्रम के प्रति मैं मंगल कामना शुभ कामना करता हूँ। फिर से विपिन जी आपके प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। ओम अरहम। धन्यवाद विपिन जी। धन्यवाद जयेश जी, आपका सानिध्य आज मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वापी तेरापंथ सभा के अध्यक्ष श्री रमेश जी कोठारी को आमंत्रित करूंगा कि वे आप अपनी बात कहें और स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करें। श्री रमेश जी कोठारी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है रमेश जी? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। महावीर स्वामी को, तीर्थंकर को मैं नमन करता हूँ, गुरुदेव को नमन करता हूँ, सभी बच्चे को धन्यवाद। आज वापी युवक परिषद में आप जुड़े। सबसे पहले तो मैं परिचय देता हूं कि वापी में हमारा एक तेरापंथ समाज, जैन समाज है, वो बहुत ही बड़ा समाज है। सभी बच्चों के लिए मैं पहले एक बार परिचय करवा देता हूं, ताकि ये बच्चे ये पहचानते नहीं कि तेरापंथ क्या है। तो उसके लिए मैं सब बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था बहुत बड़ी है, और उसमें कम से कम 400-500 शाखाएं भी है। ऑल इंडिया में अच्छे काम कर रहे हैं, और लॉकडाउन में सभी अच्छे अच्छे काम किए हैं। युवक परिषद को मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और वापी के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं। आपको भी सबको, आप ये सफल बनाने में कार्यक्रम में सहयोग दें। और उसके बाद मैं अपने स्कूल के श्रीमान श्रीवास्तव जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको एक मौका और अवसर दिया, उसके लिए आगे भी आप अवसर देते रहे। ओम हरम। धन्यवाद रमेश जी साहब। मैं अब तेरापंथ युवक परिषद वापी, जो कि आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन्हें आमंत्रित करूंगा, श्री कुलदीप जी कोठारी को, कि वे कम शब्दों में अपनी बात कहें। उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे। श्री कुलदीप जी कोठारी। कुलदीप जी। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के चरणों में कोटिशय वंदन, समस्त चारित्रात्माओं के चरणों में कोटिशय वंदन। टीटीएफ के प्रभारी
जितेश जी पोखरना, विकास जी बोत्रा और आदर जी सिंगरी, और हमारे तेरापन सभा अध्यक्ष रमेश जी कोठारी और समस्त तेरापन समाज को मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। खासकर संस्कार भारती स्कूल के ओनर राजकुमार जी श्रीवास्तव एवं संस्कार भारती स्कूल के प्रिंसिपल श्री राहुल जी श्रीवास्तव, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और बच्चों को इसमें जोड़ा है। और खासकर मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि आज जो सेशन होगा उसमें आपको जीवन की बहुत अमूल्य चीजें, बहुत ही खास चीजें सीखने को मिलेगी। ये चीजें आपको भविष्य में कहीं पर भी काम आएगी और आप दूसरों को भी सिखा पाओगे कि आपको आपातकालीन स्थिति में, परिस्थिति में आपको क्या करना है, किस तरह से किसी की जान बच सकती है, किसी का जीवन हम बचा सकते हैं। और बस एक क्रेडिट देना है, खाली एक जयेश जी मेहता है, उनको मैं बहुत बहुत कोटि से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आखिरी समय में हमारे जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार किया, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री जी है उनको कोई जरूरी काम हो गया, इसीलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम हरम। धन्यवाद कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना किसी भूमिका के आप लोगों का परिचय हमारे ट्रेनर्स से करवाता हूं। हमारे ट्रेनर लुधियाना से प्रतीक जी जैन और दूसरे हैं नवीन जी भंडारी, वो दोनों आपका टीटीएफ का मिशन एम्पावरमेंट का सेशन करेंगे। मैं सबसे पहले प्रतीक जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपना सेशन शुरू करें। प्रतीक जी। Good morning everyone. I am audible to all? जी प्रतीक जी। Yes sir. Good morning everyone. Hope all of you are doing great at your places, and I would like to introduce my co-host Naveen Bhandari, and I will take your sessions, and you will be today becoming MFR after getting this session, and you will be able to learn some techniques and practices which will not only provide relief to the victim, but you can save life of the victim also. So before I start, I would like to introduce my co-host Naveen Bhandari. Hello friends, I am Naveen Bhandari from Ludhiana. प्रतीक आपके साथ तीन क्लासेस करेगा एंड मैं आप लोगों की 3 क्लासेस लूंगा। सो बिफोर ज़्यादा टाइम गवाए बिना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने फ्रंट कैमरा, लैपटॉप के कैमरा ऑन कर लें एंड अपना चेहरा दिखते रहें, तो 1-to-1 इंटरेक्शन करने में बहुत आसानी होगी हमारे को। एंड आपके कोई भी क्वेरीज रहेंगे तो स्क्रीन के नीचे एक नंबर आ रहा है अभी थोड़ी देर में, उसमें आप व्हाट्सएप कर दें। चैट बॉक्स में कोई भी चैटिंग ना करें एंड कोई भी क्वेश्चंस ना पूछे, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों को। जब हम कुछ पूछे आपको तो ही आपको आंसर देना, अदरवाइज प्लीज आंसर ना दें। प्लीज फ्रंट कैमरा ऑन करें आप सब एंड व्हाट्सएप उसी नंबर पे क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू। ओवर टू यू प्रतीक। लाइव मैं देख सकता हूँ अब काफी बच्चे फ्रंट कैमरा ऑन कर रहे हैं, और जिन्होंने फ्रंट कैमरा नहीं ऑन किया प्लीज ऑन कर लीजिए ताकि ये सेशन मोर इंटरेक्टिव हो जाए रेदर देन हम इसे थ्योरेटिकल लेके जाएं। तो बिफोर स्टार्ट सेशन मैं एक और रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगा कि बीच बीच में मैं आपसे कुछ नॉलेज के या कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उसका आंसर आपको स्क्रीन पे ही देना है कि अगर उस क्वेश्चन का आंसर है तो थंब रेस कर सकते हैं, अगर नो है तो आप थंब डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ खड़ा करके भी यस कह सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबको कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। एक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, आई गारंटी यू दिस। सो नाउ आई वुड लाइक to start my session, and the topics which I am covering today are, the first is burns, then chewing and snake bite. All 3 topics are very interesting
and very simple to understand. So let's start our first topic, that is coming burns. बहुत ही कॉमन हमारे घर में प्रॉब्लम हो जाती है कि while we are helping our mothers in our kitchen, और तो कभी हम किसी के घर गए हैं या कभी हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमारे बर्न्स हो जाते हैं। तो बर्न्स का बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन हम कहें तो क्या होता है? बर्न्स होता है कि जब हम कभी डायरेक्ट कांटेक्ट या एक्सपोजर हो जाता है हमारे हीट के, इलेक्ट्रिकल के, थर्मल के या रेडिएशंस के, तो हमारे स्किन पे एक रेड स्पॉट बन जाता है उस साइड पे। तो उस बॉडी पार्ट पे जहां ये रेड स्पॉट बना है उसे हम बर्न्स कहते हैं। तो होप आप सभी को अब पता लग गया होगा बर्न्स क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कभी देखा है बर्न होते हुए? तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। काफियों ने देखा है। तो अब आप, एक पोल क्वेश्चन है, मैं आपकी नॉलेज को फिर से टेस्ट कर रहा हूं कि कितनों को इसका सही आंसर पता है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसको आंसर करना है कि हमें जब बर्न हो जाए तो क्या करना चाहिए, और इसका आंसर मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम और है, आप दे दीजिए आंसर। और फिर मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि इंडिया के कुछ फैक्ट्स जो थोड़े टेरिफाइंग भी हो सकते हैं किसी के लिए। तो इंडिया में हर साल 70 लाख केसेस आते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्न्स के। इनमें से भी 10 लाख केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकल या मॉडरेट कैटेगरी में फॉल आउट करते हैं, और उसमें से भी 1.5 लाख, अराउंड नियरली 1.5 lakh people die due to burns. And this happens because lack of awareness is there, lack of knowledge is there. And most of the cases are from children and women, and they are coming from their household activities. So we have to be careful, and now we are going to learn so that we can reduce these numbers. So before we start the treatment, we have to firstly understand our layers of our skin. We have to need a basic understanding. So as you can see all in your diagram on your screen, we have 3 layers of our skin. The first is epidermis. Epidermis is that layer of skin which we can see from our naked eyes, which we can feel it. Second layer is called dermis. Dermis is also called sweat glands and plays a crucial in our body. The last layer is subcutaneous, which is divided into 2 parts, that is fat tissues and muscles. So these are the layers of our skin which we should know. Now moving towards, we will understand the degrees of burn. कि degrees of burn अब कौन सी हैं? तो first degrees of burn are 3 types. First is first degree burn. In first degree of burn, epidermis area gets affected. Now in a diagram we can see that above our epidermis is pinkish color. The epidermis color is pinkish in color. But when the burn happens at epidermis, when first degree of burn happens, then our epidermis area gets red. Similarly, in second degree of burn, our epidermis and our dermis layer gets affected and becomes red. And in third degree burn, all the 3 layers of skin gets affected and damaged by the heat or the thermal radiations. Now, moving, I will show you some real life pictures of burns of all 3 degrees. Now, as we can see in the next slide, the child has got first degree burn. So where he has got the burn, his face gets red. His cheek has become red from this part. Secondly, in second degree burn, the patient or the victim has got some blisters. Blisters means छाले पड़ जाना या फोफोले पड़ जाना. तो सेकेंड डिग्री बर्न में हमारे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं. और थर्ड डिग्री में जिसे हम चैरिंग कहते हैं, उसमें हमारे हाथ जो जहां पे हमारे बर्न हुआ, which body part is affected, that becomes black.
वो ब्लैक पड़ना शुरू हो जाता है, वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो these were some the real life examples of degrees of burn. Now the most important part of burn is coming, that is rule of 9. Now in rule of 9 we have given weightages to our body parts in the divisibility of 4.5 or 9. So as we can see that our head is given 9% importance, and chest and back have been given 18%, arms have been given 9%, but you will see that our legs have been given more weightage than arms, because our thighs contains most of the blood of our body. So if there is damage to our thighs or our legs, then there is more chances of loss of blood, and which we do not want. So we have to take care like this. And similarly in child also, legs have been given more weight than arms, and head is 18%. Now moving towards the next slide, how we have to determine the through rule of 9 see how much burn has been there. So for first degree, if the burn is less than 50%, then we call it minor, and if it is more than 50%, then it falls in the category of 50%. And like we can see in the matrices, in third degree, less than 2% fall in minor burn, and more than 10% fall in the critical one. Now we have, suppose one of your student या anybody is trapped in a building. आप एक बिल्डिंग में फंस चुके हैं और उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और आपके उस आग से आपके कपड़ों में आग लग गई है। तो अब क्या करेगा एक नॉर्मल पर्सन? एक नॉर्मल पर्सन जिसे नॉलेज कम है, जिसे कुछ पता नहीं है अब मेरे को क्या करना है, he will start running here and there, and which is more dangerous. So now we have to understand what we have to do when there is fire on our clothes. So before this, we have to understand how fire is created. To create a fire, we need 3 elements. That's a universal rule. कि आग को जलाना है तो 3 चीजें चाहिए ही चाहिए। पहली है हीट चाहिए ही चाहिए, और दूसरी है फ्यूल, एंड थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। अगर इन तीनों एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट हम रिमूव कर दें तो आग नहीं जल पाएगी कभी भी। तो अब ये रूल हमें याद रखना है कि आग जलाने के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो जब आगे कभी आपके कपड़ों पे किसी के आग लग जाए तो आपको गोल्डन रूल अब याद रखना है, दैट इज स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। तो पहले आपको, जब आपको देखा कि कपड़ों पे किसी के आग लग गई है या आपके लग गई है, तो आपको उधर ही रुक जाना है। यू डोंट हैव टू बी इन अ पैनिक सिचुएशन, बी काम एंड स्टॉप देयर। देन आपको ड्रॉप हो जाना है, जमीन पे लेट जाना है, और लेटने के साथ ही यू हैव टू रोल ऑन द फ्लोर। आपको फ्लोर पे रोल करना है। इससे क्या होगा, यू विल स्टॉप द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, एंड व्हेन तो मैंने जैसे आपको बताया ही था कि अगर एक एलिमेंट को आपने रोक दिया, बंद कर दिया उसकी सप्लाई, तो आग अपना बुझने लगेगी, और जैसे ही आप रोल करोगे द फायर विल गेट डिस्टिंग्विश्ड, वो फायर खत्म हो जाएगी। सो अब आपने जान लिया कि आपके अगर कपड़ों पे आग लग जाए तो आपको कैसे करना है। लेकिन अगर बाय चांस आपके जब बॉडी पे बर्न हुआ है तो अब आप सब क्यूरियस होंगे कि उसको कैसे ठीक करना है। तो मैं अब आपको वही टिप्स बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कि जब कभी भी आपके बॉडी पार्ट पे, जहां पे भी आपके क्या कहते हैं अफेक्ट हुआ है, जैसे सपोज आपके रिस्ट पे बर्न हुआ है, तो आपको वहां से सभी ज्वेलरी आइटम्स, क्लोथिंग को रिमूव करना है। जैसे कि आपने अगर रिस्ट पे आपने रिस्ट वॉच पहनी है या कोई ब्रेसलेट पहना है, तो फर्स्ट ऑफ योर स्टेप वुड बी यू हैव टू रिमूव ऑल द ज्वेलरी आइटम्स। सेकेंडली, आपको जो मैंने पोल क्वेश्चन में भी पूछा था, तो बहुत लोगों ने उसका आंसर भी दिया है सही। तो क्या करना है, हमारे जो भी बर्न हुआ है तो उसको हमने कूल रनिंग वाटर के अंडर रखना है। आई कैन सी
कि काफी बच्चों ने कूल रनिंग वाटर के वो ऑप्शन को सेलेक्ट किया है. आई एम वेरी हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ यू have the knowledge, good right knowledge, what we have to do in a burn situation. So we have to put our wound under the cool running water. Next step would be we have to do a dry dressing. We have to cover the wound or the affected area so that the chances of infection can be eliminated. And lastly, most of the people do in our India that on the affected area, जहां हमारे जलना हुआ है, जहां कुछ हमारा हाथ बॉडी जल चुकी है, तो वहां पे वो बर्फ का यूज करते हैं. They use ice as a treatment, but that is totally wrong. We don't have to use ice as it can damage our skin. So we have to remember this, that first we have to remove all the clothes or wristwatches or any jewelry item towards the affected area. Then we have to put affected area under the cool running water. Thirdly, we have to do a dry dressing, and we don't have to use ice on the affected area. Now there are some don'ts also which we have to remember, and they are very simple to learn. So जब कभी आपके बर्न हुआ है तो उसको सबसे पहले एक गलती हम क्या करते हैं कि हम उसे बहुत लाइटली ले लेते हैं कि अरे मेरे तो कुछ हुआ नहीं है, ये अपना आप ठीक हो जाएगा. दैट्स टोटली रॉन्ग. हमें अगर आपके कभी भी बर्न हुआ है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. वी शुड सीक हेल्प फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशनल. सेकेंडली, हमारे जैसे अगर कोई बर्न हुआ है, सेकेंड डिग्री बर्न है, तो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो वी स्टार्ट प्रिकिंग देम, कि हम उन्हें ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, फोड़ने लग जाते हैं. दैट्स ऑल्सो टोटली रॉन्ग. दैट कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑल्सो. एंड in India, most of the people think they are also the doctor. They have sufficient medical knowledge and they can treat the burn. No, अपने मन से हमें कभी भी कोई भी जेल, क्रीम, बटर ऑयल कोई भी हमें अप्लाई नहीं करना. With the prescription of a medical professional, we have to use these creams or gels. And if we want to use, और हमारे पास अभी कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं है, तो we can use एलोवेरा जेल or petroleum gel to the wound that will provide some sort of relief to your affected area. And और जब लास्ट में कोई ड्रेसिंग और है तो और कोई हमारे वुंड में कपड़ा और रह गया है, जैसे अगर मेरे हाथ पे यहाँ पे जल चुका है और कोई क्लोथ थोड़ा वहां पे वुंड पे फंस चुका है, तो डू नॉट रिमूव ऑन योर एट योर ओन रिस्क. हमें ये कपड़ा नहीं निकालना है. द मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल विल रिमूव दिस क्लॉथ. हमें उसको नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ ड्राई ड्रेसिंग उस पर कर देनी है, और फिर जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तब डॉक्टर विल टेक केयर ऑफ इट. सो अब मैंने आपको बर्न्स के बारे में सब कुछ बता दिया है, एंड मैं कंप्यूटर जी से अब चाहूंगा कि एक कैंडिडेट को अनम्यूट करें और जो बहुत ही अच्छे से एक रिव्यू, शॉर्ट एंड प्रिसाइज रिव्यू कर सके बर्न्स टॉपिक का. नंदनी स्वामी हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्लीज उन्हें अनम्यूट कर दे कंप्यूटर जी. नंदनी स्वामी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. यस नंदनी जी, प्लीज टेल अस. नंदनी जी से चलो हम बाद में रिव्यू ले लेंगे. सो मैं एक बार आपको शॉर्टली बता देता हूँ बर्न्स के बारे में, कि बर्न्स में हमें बर्न्स क्या होता है कि जब हमारे कोई डायरेक्ट एक्सपोजर कांटेक्ट हो जाता है हीट के, तब हमारे बर्न्स हो जाता है. और हमारे को रूल ऑफ 9 याद रखना है कि क्या बॉडी के वेटेजेस और हैं. रूल ऑफ फायर भी याद रखना है कि स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल. और जब हमारे कभी बॉडी पार्ट पे बर्न हो जाए तो उसे कूल रनिंग वाटर के अंडर रखना है और उसकी ड्राई ड्रेसिंग करनी है. तो ये मैंने एक बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में आपको एक दोबारा से रिवीजन करा दी है बर्न की. सो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने जाऊंगा.
जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे हाउस होल्ड्स में। हम इन डेली लाइफ रूटीन में ये कब प्रॉब्लम्स देख ले सकते हैं और आप वो अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसे हम कहते हैं चोकिंग। चोकिंग होता है गले में कुछ फंस जाना। जब हमारे गले में या ट्रैकिया एरिया में, एयरवे में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हो या कोई फूड हो, कॉइन हो, छोटी सी चीज, स्लिपरी सी चीज हमारे गले में जब फंस जाती है तो उसे हम चोकिंग कहते हैं। और जब चोकिंग होती है तो लंग्स तक हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, हम सही से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, वी फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ एयर, तब ये चोकिंग होती है। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एक इंसान अपने गले को ऐसे पकड़ के बैठ खड़ा है और उसको चोकिंग है। जब ऐसे कोई कर रहा होता है तो दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग। इसका मतलब है कि किसी को चोकिंग है। तो अब मैं आपको कुछ पहले बताऊंगा चीजें जिससे चोकिंग हो जाती है, आइटम्स विच लीड्स टू चोकिंग। तो नॉर्मली यही चीजें होती हैं कि कोई हम खाना खा रहे हैं, स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं वो फंस के, नट्स एंड सीड्स खा रहे हैं, छोटे बच्चे टॉयज खेलते खेलते उन्हें स्वॉलो कर लेते हैं, कुछ बटन बैटरीज या मोस्ट ऑफ द टाइम कॉइन्स, छोटे बच्चे जो 7 to 15 ईयर्स में फॉल करते हैं वो कॉइन्स को स्वॉलो कर लेते हैं एंड दैट लीड्स टू चोकिंग टू देम। सो अब ये चोकिंग के हो गए, लेकिन अब हमें बताना है सबसे पहले जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे घर में दादा दादी हैं, सबके हमारे घर में दादा दादी नाना नानी हैं, तो उन्हें हम क्या सिखाएं कि ताकि उन्हें चोकिंग बिल्कुल भी ना हो। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी वो कोई लिक्विड ड्रिंक और ले रहे हो तो वो थोड़ी थिक हो, वो थोड़ी गाढ़ी हो, ताकि वो जब वो स्वॉलो करें तो वो बहुत धीरे धीरे बॉडी के अंदर जाए, सो दैट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ चोकिंग। और तो और जब भी हम कभी खाना खा रहे हैं, वो खा रहे हैं या हम खा रहे हैं, तो हमें खाने वक्त बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। एंड सेकेंडली जब हम खाना खा रहे हैं तो उसे एकदम चबा चबा के स्लोली स्लोली खाना है। जैसे ही हमने कोई बाइट कंप्लीट की तो आवर माउथ शुड बी क्लियर एंड देन ओनली वी शुड टेक द नेक्स्ट बाइट। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें खुद भी सीखनी है और हमारे जो घर में दादा दादी नाना नानी हैं उन्हें भी ये सिखानी है हमें। ठीक है। फिर अब आपको जब चोकिंग हो गई है तो आपको कौन से सिम्टम्स नजर आएंगे? तो मैं आपको कुछ कॉमन बता देता हूँ कि जब भी आप किसी को चोकिंग होगी तो उसको बहुत ही मुश्किल होगा खाना खाने में, ही विल फील डिफिकल्टी इन टेकिंग ऑक्सीजन, उसको बहुत ज्यादा कफिंग होगी, वो बहुत ज्यादा खांस रहा होगा। और तो और आपको खाना चबाने और में भी बहुत ज्यादा तकलीफ आ सकती है, आपका खाना गले में बार बार फंस रहा है ड्यू टू चोकिंग। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जब चोकिंग होती है। तो अब मैं आपको कुछ लाइव डेमोस दिखा रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कटक से आ रहे हैं और वो भी मेरी तरह टीटीएफ कैडेट्स हैं, और वो आपको लाइव डेमो देंगे एक पर्सन पे कि कैसे अगर चोकिंग हो जाए तो आपको करना है। तो मैं सभी फ्रेंड्स से कहूंगा कि बहुत ध्यान से देखना ये वीडियोस को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है कटक से, उसको चोकिंग हो रही है, उसने यूनिवर्सल साइन भी बनाया हुआ है चोकिंग का कि मुझे चोकिंग हो रही है, आई नीड हेल्प। तो ही इज लुकिंग अराउंड और एक फ्रेंड आया है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि वी हैव टू सीक द परमिशन, सीक फॉर द परमिशन कि कैन आई हेल्प यू। जैसे ही उसने यस कहा हम उसके पीछे जाएंगे और अपनी मास्टर लेग जो है हम उसकी लेग्स के बीच में रखेंगे और उसको लीन फॉरवर्ड करके उसके जो हाथ गले पे हैं उनको फोर्सफुली नीचे लेके आएंगे एंड टेल हिम कि यू हैव टू पुट योर हैंड ऑन दिस साइड ओनली। फिर हम उसे लीन करेंगे और वी हैव टू गिव हिम 5 बैक ब्लोज। तो बैक ब्लोज क्या है कि हमें इन स्लाइडिंग मोशन में जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है ऐसे 5 टाइम्स ब्लैक बैक ब्लोज देने हैं, और इससे क्या होगा, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे गले में फंसा हुआ है दैट विल बी डिसलॉज्ड। लेकिन 5 बैक ब्लोज से भी अभी भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिला है, उसे अभी भी चोकिंग हो रही है। तो अब हम एक और इफेक्टिव टेक्निक यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं हैमलियट मैनूवर। हैमलियट मैनूवर क्या होता है कि इसमें भी हम उसको जो फॉरेन ऑब्जेक्ट फंस गया है उसको डिसलॉज करेंगे। इसमें भी पहले हम अपनी मास्टर लेग को लेग्स के बीच में रखेंगे विक्टिम के, फिर हम अपने हाथ से हेमलिक मैनूवर देंगे। उसके लिए अपना
हैंड ओपन किया ऐसे, अंगूठे को बीच में रखा और फिस्ट क्लोज की। तो ये जो आपका थंब जॉइंट है, इससे हम हेमलुएक मैनूवर देंगे। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, जो थंब जॉइंट है उससे आपको हेमलुएक मैनूवर देना है। और देना कहाँ है? हमारे जो रिब्स के 2 फिंगर्स नीचे जाएंगे तो एब्डोमिनल थ्रस्ट है, तो सेंटर ऑफ द एब्डोमिनल थ्रस्ट एंड जहां हमारे रिब के सेपरेट होते हैं, तो उधर से 2 फिंगर्स डाउन हम अपने थंब जॉइंट को अंदर पुश करेंगे और सेकेंड हैंड जो हमारा फ्री हैंड है उससे दूसरे हाथ को सपोर्ट देंगे। तो हमने अपने थंब जॉइंट से अंदर पुश किया, पेशेंट को लीन डाउन किया और हमने पुल अपवर्ड्स किया। जैसे हम कोई बॉटल ओपन करते हैं वैसे ही हम हेमलिक मैनूवर देंगे कि हम पहले अपने थंब जॉइंट को एब्डोमिनल थ्रस्ट पे सेंटर पे रखेंगे, अंदर पुश करेंगे और फिर पुल अपवर्ड्स। ये तब तक करना है जब तक कोई वो फॉरेन ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकल सकता। और हम आप देख सकते हैं कि जैसे ही उसने हेमलिक मैनूवर बार बार रिपीट किया तो वो फॉरेन ऑब्जेक्ट बाहर आ गया और पेशेंट इज फीलिंग रिलीव्ड नाउ ये तो हो गया कभी अडल्ट के, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम घरों में क्या देखते हैं कि छोटे बच्चे गलती से कुछ भी अपने मुंह में डाल लेते हैं और उन्हें चोकिंग हो जाती है। तब हमें क्या करना है? बिकॉज बेबीज आर वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल, तो हम इतना फोर्सफुली पावरफुली उन्हें नहीं दे सकते। तो बेबीज के लिए टेक्निक्स यही हैं, बट द मेथड विल बी डिफरेंट सम। तो अब मेरा एक दूसरा फ्रेंड आपको अब बताएगा कि कभी भी बेबीज के जब चोकिंग हो जाए तो हमें क्या करना है। तो हमें पहले खुद कंफर्टेबली बैठ जाना है कि हम जहां पे भी बैठ रहे हैं पहले खुद को कंफर्टेबल बनाएंगे, देन वी विल वेरी पोलाइटली सॉफ्टली हम बेबी को हैंडल करेंगे। उसको एकदम, वो अभी चोक कर रहा है, उसको हमें स्टेबल बनाना है। तो बेबी को जब हमने अपने लैप पे लेटा लिया तो हम हेमलिक मैनूवर देंगे, नॉट विद थंब जॉइंट बट फ्रॉम 2 फिंगर्स। हम 2 फिंगर्स का अपना यूज करेंगे, उसके एब्डोमिनल थ्रस्ट पे बहुत ही प्यार से सॉफ्टली उसको हेमलिक मैनूवर देंगे। लाइक सी इन वीडियो, बहुत ही सॉफ्टली जेंटली हमारा फ्रेंड बेबी को हेमलिक मैनूवर दे रहा है। तो ऐसे हमने बेबी को हेमलिक मैनूवर देना है। लेकिन हेमलिक मैनूवर से अगर नहीं निकला तो हमें अपने हाथों से, उंगलियों से वी बनाना है, और ये वी उसके नोजल एरिया के अराउंड रखना है, जिससे क्या होगा, बेबी का मुंह खुला रहेगा और हम उसको सपोर्ट भी दे पाएंगे अपने इस हाथ से। तो अब हमें बहुत ही ध्यान से बेबी को अपसाइड डाउन रखना है अपनी लैप पे, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि बेबी को चोकिंग हो रही है। और जो हमारा दूसरा हैंड है उससे हम बैक ब्लोज देंगे, लेकिन बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही सॉफ्टली, जेंटली। अब देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्टली इन अ स्लाइडिंग मोशन मेरा फ्रेंड बेबी को बैक ब्लोज दे रहा है। 5 बैक ब्लोज दे दिए हैं और शायद अब उस बेबी को जो फॉरेन ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है उसके गले में वो निकल आया है, और आपको बहुत ही केयरफुली अपनी फिंगर से उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है। तो अब आपने सीख लिया है कि कैसे एक अडल्ट को और कैसे एक इन्फेंट बेबी को हमें हेमलिक मैनूवर और 5 बैक क्लोज टेक्निक्स देनी है ताकि जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो डिसलॉज हो जाए। लेकिन बाय चांस कभी आपको चोकिंग हो गई और आपके लिए कोई है नहीं, मतलब आपके अराउंड कोई अभी है नहीं, आप घर पे अकेले हैं या कोई ऑफिस में अकेले हैं, तब हमें कैसे करना है? तो उस टाइम भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम खुद भी अपने आप को चोकिंग से रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल टेक्निक है। उसमें हमें क्या करना है कि हमें पहले अपने अराउंड एक चेयर को ढूंढना है। तो चेयर को ढूंढ के उसके बैक साइड पे हमें खुद को लीन डाउन करना है, और लीन डाउन करने से पहले हम अपने आप को खुद हेमलिक मैनूवर देंगे। तो टेक्निक क्या थी कि हमें अपना हाथ खोलना है, थंब हमारा इनसाइड जाएगा और फिर हमें अपनी मुट्ठी को क्लोज करना है, और थंब जॉइंट को अपने एब्डोमिनल थ्रस्ट पे जो रिब के से 2 फिंगर्स डाउन है सेंटर में हमें अपने हेमलिक मैनूवर करना है। और फिर कुर्सी पे लीन डाउन होके हमें उसको तब तक करना है जब तक कि जो हमारे गले में जो चीज फंस चुकी है वो बाहर नहीं निकल जाती। जब आप ये हेमलिक मैनूवर ट्राई करेंगे तो जो भी आपके गले में फंसा हुआ है वो चीज बाहर निकल आएगी। सो
ये तो हो गए जब आप अलोन थे, लेकिन तब क्या करें जब कोई आपका फ्रेंड ओबीस हो या कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है? जब कभी ये सिचुएशन आ जाए तो आपको फिर से हेमलिक मैनूवर ही ट्राई करना है, वही टेक्निक को यूज करना है, बट नाउ द केस इज डिफरेंट, सो द टेक्निक विल स्लाइटली चेंज। तब आपको क्या करना है, जो ब्रेस्ट बोन होती है, जहां हमारे रिबकेज सेपरेट होते हैं, उस पे ही हमें हेमलिक मैनूवर देना है। इन अडल्ट्स वी गो 2 fingers डाउन, बट नाउ we have to give it on the breastbone only. So we have to go around backside of the victim, and there from there we have to give Heimlich maneuver on the breastbone of the victim. तब तक आपको करना है जब तक ये ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकल जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, प्रैक्टिसेस थी, जो आप बहुत ही इजीली सीख सकते हैं, और किसी के भी चोकिंग हो जाए तो आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि हम अपने घर में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर लें कि ताकि चोकिंग के चांसेस हम बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकें। तो पहला, एक जो छोटे बच्चों को चोकिंग हो जाती है कि वो जब खाना खाते हैं तब होती है उन्हें, तो हमें एक मेक श्योर करना है कि जब भी हमारे घर में जो छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, तो जब भी वो खाना खाएं तो वो एक स्टेशनरी पोजीशन में खाएं। स्टेशनरी पोजीशन क्या हुआ कि वो ज्यादा हिले डुले नहीं, वो कहीं भाग ना सकें, वो एक जगह इन अ स्टेबल पोजीशन बैठ के खाना खाएं। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं कि बच्चा चेयर पे बैठा है और उसके अराउंड एक कवरिंग है, जिससे वो कुछ हिल डुल नहीं सकता, ना कहीं जा सकता है, तो वो वहां बहुत आराम से। और जब भी बच्चा खाना खाए तो वो बहुत धीरे धीरे खाए, चबा चबा के खाए। और जब कभी हम बच्चों को खिलौने दिला रहे हैं या जब वो हमें उनको टॉयज दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि उस जो टॉय दे रहे हैं उसकी विड्थ मिनिमम 5 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर हो, ताकि वो उसे स्वॉलो ही ना कर सके। तो और जब बच्चा खा रहा हो या खेल रहा हो, तो सबसे इम्पोर्टेंटली हमें उसको सुपरवाइज भी करना चाहिए, ताकि वी शुड नो कि वो क्या कर रहा है, कुछ उसने गलत तो नहीं इनहेल कर लिया, स्वॉलो कर लिया। तो क्लोजली सुपरविजन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट choking. So I would love my co-host Naveen Bhandari to give a very short and crisp review to our student so that they can memorize all things. Naveen. हेलो फ्रेंड्स, अभी आपको प्रतीक जी ने चोकिंग के बारे में समझाया। तो चोकिंग बस सिंपल वर्ड में ये बताऊंगा कि कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर आपके गले में फंस जाए और वो निकल ना रहा हो, तो उसको चोकिंग कहा जाता है। आपको सांस लेने में दिक्कत हो, उसे चोकिंग कहा जाता है। तो उसको निकालने का तरीका हमने अभी आपको एक लाइव डेमो करके दिखाया था कि कैसे इसको 5 बैक में उसको स्लाइडली ऐसे मूव करना है। अगर उससे भी नहीं निकले तो फ्रंट में उसको प्रेशर देना है। एंड नेक्स्ट एक आपको मिथ शेयर करूंगा चोकिंग के बारे में। हम जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं और हमारे गले में अटक जाता है, तो हम यही बोलते हैं, या फिर हमारे मम्मी पापा या बड़े बुजुर्ग जो भी है वो यही बोलते हैं कि आपको कोई याद कर रहा होगा, आपकी कोई चुगलियां कर रहा होगा, तभी आपके साथ ऐसा हुआ है। बट दिस आर ऑल फॉल्स, ये सारे मिथ्स हैं। तो इस मिथ को आप कंटिन्यू ना करें। एंड अब से जिसके भी साथ ये हो कि उसको खाते हुए या पीते हुए कुछ खांसी आ जाए या कुछ अटक जाए, उसको बोलना कि सर चबा चबा के धीरे धीरे खाइए, आपको ये इशू नहीं आएगा। आपको आपकी कोई चुगलियां नहीं कर रहा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है चुगलियां करने के लिए। ओवर टू यू प्रतीक। बहुत ही अच्छा रिव्यू एक दिया, और एक बहुत ही बड़ा मिथ भी हमारे सोसाइटी से आपने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। बहुत ही अच्छा रिव्यू था। अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, जो कि कोई कोई बच्चों को बहुत डेंजरस भी लग सकता है। वो है स्नेक बाइट। कि स्नेक बाइट से मतलब सांप देख लेते हैं तो बहुत जनों को डर लगता है, सबको डर लगता है कि स्नेक बहुत एक खतरनाक एनिमल है। तो मैं सभी बच्चों से बिफोर स्टार्टिंग दी टॉपिक पूछना चाहूंगा, किस किसने स्नेक देखा है? जिसने देखा है वो थम्स अप कर दे, और जिसने नहीं देखा थम्स डाउन। सो किसने किसने देखा है? थम्स अप। काफी बच्चों ने, ओ बहुत सारे बच्चों ने देखा है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। चलो बहुत बढ़िया, आपने स्नेक देखा है, लेकिन आपको स्नेक से बहुत केयरफुल रहना है, शायद वो जहरीला भी हो सकता है। लेकिन अगर बाय चांस किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो हमें क्या करना है?
तो स्नेक बाइट होता क्या है? फर्स्टली स्नेक बाइट क्या होता है? जब कोई पॉइजनस स्नेक हमारे को बाइट कर लेता है और अपने फैंग मार्क्स, अपने टीथ के निशान हमारे बॉडी पे छोड़ देता है, तब हम उसे स्नेक बाइट कंसिडर करते हैं। तो मैं आपको क्विकली कुछ फैक्ट्स बताऊंगा स्नेक बाइट के, कि अराउंड वर्ल्ड 55 लैक्स केसेस हम रजिस्टर्ड होते हैं जो स्नेक बाइट के हैं। लेकिन बहुत शॉकिंग एक न्यूज उसके साथ ही है कि मोर देन 50%, अराउंड 30 लाख केसेस तो ओनली इंडिया में आ रहे हैं। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 300 स्पीशीज स्नेक्स की है, लेकिन उसमें से ओनली 62 स्पीशीज, जो कि जैसे कोबरा, किंग कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, रेटल स्नेक हो गया, क्रेट हो गया, ये कुछ स्पीशीज हैं जो वेनम वाली होती हैं, जो पॉइजनस होती हैं। बाकी जो स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं वो कोई जहरीली नहीं होती हैं। लेकिन लोगों में इतना डर है स्नेक को लेके कि वो जहर से नहीं मरते बल्कि डर से मर जाते हैं। और अगर हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि उधर 80% ऑफ द स्पीशीज जहरीली हैं, बट द डेथ रेट या जो पीपल डाई ड्यू टू स्नेक वेनम आर वेरी फ्यू। वो आप फिंगर टिप्स पे अपने काउंट कर सकते हो, इतने कम हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पीपल के पास नॉलेज है, दे आर अवेयर ऑफ द थिंग्स। सो टुडे आई विल बी डूइंग दैट पार्ट कि मैं आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करूंगा सो दैट यू आर ऑल्सो अवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जब कभी किसी को सांप ने काट लिया तो हमें जब पता लगाना है कि सांप जहरीला था या नहीं, तो हमें सबसे पहले पता लगेगा उसके फैंग मार्क्स से। फैंग मार्क्स क्या है? स्नेक के जो आगे वाले 2 टीथ होते हैं, जो आप इमेज में देख सकते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसके 2 टीथ बाहर को हैं, उन्हें फैंग्स कहते हैं। और जो पॉइजनस स्नेक नहीं है, जो वेनमलेस है, उसके वो फैंग होंगे ही नहीं। और जो पॉइजनस स्नेक नहीं है, उसके आप देखेंगे प्यूपिल भी राउंड होगी। तो अगर आपके बॉडी पे बाइट के बाद फैंग मार्क्स आ रहे हैं विक्टिम के, तो आपको मतलब पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है। तो अब आपको मैं कुछ बताऊंगा, कुछ गलतियां जो पीपल अक्सर करते हैं जब स्नेक बाइट हो जाती है। तो जहां मान लो आपके कभी मेरे यहाँ पे रिस्ट पे या क्या कहते हैं मेरे आर्म पे स्नेक बाइट हो गया है, तो लोग क्या करते हैं कि शोल्डर पे या बाइसेप पे, हमारे यहाँ इस अराउंड एरिया पे स्ट्रैप बांध देते हैं, वो भी बहुत टाइटली। उससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा आपका स्लो हो जाएगा, और वो बहुत गलत है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, शायद वो पार्ट यूजलेस हो जाए इन फ्यूचर या उस टाइम के लिए कि आप उसको यूज ही ना कर पाओ। तो हमें सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं कि हम अपने बाइसेप के अराउंड या उस बॉडी पार्ट के ऊपर, हम जहां अफेक्ट हुआ है उधर एक टाइटली स्ट्रैप बांध देते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना। रेदर हमें क्या करना है कि हमें उसके ड्रेसिंग करनी है, पट्टी बांध देनी है हमें पूरे। और वो मैं आपको आगे वीडियो में, आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा भी कि कैसे हमें बैंडेजिंग करनी है। और एक इंडिया में ही मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा जो बड़ी गलती है, लोग तांत्रिक बाबाओं के पास चले जाते हैं। रिसेंटली ही एक बच्चा जो 8 इयर्स का ही था, जिसको एक सांप ने काट लिया था, और वो उसके पेरेंट्स उसको बाबाओं के पास ले गए। तो 7 घंटों तक उन्होंने ये वेस्ट कर दिया टाइम बाबाओं के पास, और इन दी एंड द चाइल्ड डाइड ड्यू टू स्नेक बाइट, क्योंकि उसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिली, जिस कारण वो बच्चा मर गया। तो हमें ध्यान रखना है कि ये तांत्रिक बाबाओं के पास हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो जब आपको स्नेक बाइट हो गई और आपको फैंग मार्क्स नहीं नजर आ रहे, तो अब आपको कुछ ये सिम्टम्स नजर आएंगे कि जो विक्टिम है उसकी जो विजन है वो ब्लरी ब्लरी हो जाएगी, उसको फेंट हो जाएगा, डिजीनेस आ जाएगी, शायद सिर में दर्द आ जाए, आपका क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, पल्स रेट हाई हो सकता है। ठीक है, वुंड साइट पे आपको फैंग मार्क्स दिखेंगे या उधर स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जब स्नेक बाइट होती है तो ये कुछ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। तो अब हमें करना क्या है, मेन सब आप जानना चाहते हैं कि भैया जब स्नेक बाइट हो गया है तो अब व्हाट वी हैव टू डू टू बिकम एन एमएफआर। तो एमएफआर को लिए आपको ये चीजें अब सीखनी होंगी कि जब भी कभी स्नेक बाइट हो गया तो
तो हमें सबसे पहले मेडिकल प्रोफेशनल को कॉल आउट करना है कि जब कभी आपको स्नेक बाइट या आपके किसी फ्रेंड या अराउंड नेबर में पब्लिक में किसी को स्नेक बाइट हो गया है, तो यू हैव टू कॉल फॉर टेक हेल्प फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो मैं आपको एक क्विक डेमो भी देना चाहूंगा कि अगर किसी आपके कोई सामने स्नेक बाइट का विक्टिम है तो आपको मेडिकल प्रोफेशनल से कैसे बात करनी है। तो मैं कॉल कर रहा हूँ मेडिकल प्रोफेशनल को। हेलो सर, इट इज प्रतीक जैन फ्रॉम TTF and my address is Nolkha Garden Colony from Ludhiana, and in front of me there is a snake bite victim. So as soon as possible come fast to the victim, and I am sending you my live location to your WhatsApp number. So मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, और हम सभी के पास आजकल स्मार्टफोन है, तो हम अपनी लाइव लोकेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट दे डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी टू रीच टू अस। सो पहले हमें सबसे पहला स्टेप जो करना है कि हमें मेडिकल प्रोफेशनल को, हॉस्पिटल या डॉक्टर को, किसी को भी फोन करना है और उन्हें ये जानकारी देनी है कि स्नेक बाइट का एक विक्टिम आया है। सेकेंडली, जब भी कभी हमारे जहां भी स्नेक बाइट, जो भी बॉडी पार्ट पे आपके स्नेक बाइट हुआ है, उसे हमेशा हार्ट से डाउन रखना है। सपोज मेरे रिस्ट के अराउंड स्नेक बाइट हुआ है, यहाँ फैंग मार्क्स हैं, तो मुझे ये बॉडी पार्ट को अपने हार्ट लेवल से नीचे रखना है। अगर मैं इसको अबव रखूंगा तो इससे क्या होगा, ये वाला जो अफेक्टेड ब्लड है जो अंदर जिसमें जहर मिल चुका है, वो हार्ट तक पहुंच जाएगा एंड हार्ट विल पंप टू ऑल ओवर बॉडी। इससे हमारे पूरे बॉडी में वेनम हो फैल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे कभी स्नेक बाइट हो तो हमें अपना जो भी बॉडी पार्ट है उसको हार्ट लेवल, जो हार्ट है हमारा, उसके लेवल से हमें नीचे रखना है ताकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में वो पहुंच ना पाए। एंड थर्डली, अगर आपके पास वहां पे एक स्टरलाइज किट अवेलेबल है तो उसमें से आपको सिरिंज और एक सकर लेना है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अब दिखाऊंगा कि आपको करना क्या है। जो एक सिरिंज होती है उसके टिप पे, जो फ्रंट पार्ट पे आपको सकर ज्वाइन कर देना है। सकर ज्वाइन करने के बाद आपको वो सकर को जहां पे फैंग मार्क्स आपके हैं, जहां वो स्नेक के बाइट के निशान हैं, वहां पे आपको वो सकर को प्लेस करना है बहुत केयरफुली, और उस सिरिंज की मदद से पहले आपको पुश करना है सिरिंज को। इससे क्या होगा, वुंड के अराउंड एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट हमें पहले करना है, देन वी हैव टू पुल इट अपवर्ड्स। सो जब हम पुल करेंगे तो सकर की मदद से एक जो वैक्यूम हमने क्रिएट किया था, उस वैक्यूम के साथ साथ ब्लड और ब्लड के साथ जो वेनम है वो हम सक कर लेंगे, पुल आउट कर लेंगे बॉडी से। तो अगर जब हमारे पास कभी स्टेरलाइज किट है तो हमें सकर की मदद से वेनम को पुल आउट कर लेना है। पीपल ऑल्सो डू कि वो मुंह से, अपने मुंह से क्या कहते हैं, जो वेनम बॉडी में चला गया है उसको पुल आउट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। आपको अपने मुंह और का किसी का यूज नहीं करना, आपको सिर्फ सिरिंज और सकर का ही यूज करना है। लेकिन बाय चांस कभी ऐसे सिचुएशन आ गई कि आप किसी के पास स्टरलाइज किट नहीं है, तब हमें क्या करना है। तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि हम जो वुंड है, जो अफेक्टेड एरिया है, उसे डिटर्जेंट वाटर या सोप वाटर से वॉश करना है। उसको पहले डिटर्जेंट वाटर या सोप वाटर से अच्छे से वॉश करना है। देन वी हैव टू डू इट बैंडेजिंग, हमें फिर उसकी ड्रेसिंग करनी है। तो इन नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि पेशेंट के, आप देखेंगे कि एंकल पे, जो एंकल है हमारे फुट में, उधर फैंग मार्क्स के निशान दिख रहे हैं। तो हम एक जो कॉमन मैन है वो क्या करेगा, वो फैंग मार्क्स के अराउंड बैंडेजिंग कर देगा। दैट्स टोटली रॉन्ग। हमें पूरे बॉडी का पार्ट जो उसके अराउंड है उसको कवर करना है। तो हम देखेंगे कि हम फीट से स्टार्ट कर रहे हैं, हम फीट से बैंडेजिंग स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको हम फैंग मार्क्स से कवर कर रहे हैं, और फैंग मार्क्स के अबव भी हम अपनी लेग के भी ड्रेसिंग कर रहे हैं, ताकि जो ब्लड फ्लो है उस उधर ही रह जाए, जो क्या कहते हैं अफेक्टेड एरिया का ब्लड है वो उसी एरिया में रहे और बॉडी में ना फैले। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं
और कोई भी याद रख सकता है जब कभी आपको स्नेक बाइट हो। तो अगर कोई भी इंटरेस्ट वॉलेंटरीली बताना चाहे स्नेक बाइट के ऊपर एक बहुत ही शॉर्ट सा क्रिस्प रिव्यू, तो प्लीज आगे आए, आई वुड बी वेरी हैप्पी। आप थंब रेस कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पे मेरे को पता लग जाएगा। एनीबडी हु वांट्स टू वॉलेंटरीली। कंप्यूटर जी आप किसी एक बच्चे को अनम्यूट कर दीजिए। भूपेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। 6th भूपेंद्र एंड 4th वीर गोस्वामी दोनों एक साथ हैं। स्क्रीन में देख पा रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, वील जयसवाल 6th बी, Yes, sir. अपने आप को अनम्यूट करें Yes, एंड sir. शॉर्ट रिव्यू दो। और कोई बच्चे को आप अनम्यूट कर सकते हैं, अगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, वो नहीं कर पा रहे, तो किस बच्चे को आप कर दीजिए। नहीं, जील ट्राई कर रही है। हेलो। हाँ जी, आप बताइए प्लीज। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम चंदा दुग्गड़ है। मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले आज का सेशन आपका बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे आप हमको आइडियाज बता रहे हो कि कैसे हम छोटे-छोटे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम कभी भी बड़ी हो सकती है। एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका व्हाट्सएप नंबर जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो एक मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बताएं कि हम कभी चलते-चलते अचानक हमारे पैर स्लिप हो जाते हैं, जैसा कि अभी मौसम है या और कोई कारण की वजह से। तो उस टाइम पे कभी हमारे नस पे नस चढ़ना या मोच आना, ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उससे हम कैसे बाहर निकल सकते? क्या उसके लिए शॉर्ट टिप्स है आपके पास? वो ज़रा आप शेयर करिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है। प्रतीक जी, यस पे आप मैडम को कहिए कि उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी डाल दें, एंड सेशन के एंड में अपने आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग कर देंगे, आपके पास आ जाएंगे यस क्वेश्चन। मैम, मैं आपको अभी तो सेशन बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो वर्क कर रहा है, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, और एज सून एज पॉसिबल व्हेन दिस सेशन एंड्स वी विल रिवर्ट बैक टू योर क्वेरी एंड वी विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। सो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए, हम एज सून एज पॉसिबल आपको रिवर्ट करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच। वापी के लिए भी ओम आ रहा हूँ। And thank you for your review, it was very good to hear. So now I would like to sign off from here, and my co-host Naveen Bhandari will join you and tell about some new topics that will be really grateful to you and helpful to you. So over to you, Naveen. थैंक यू प्रतीक। हेलो वापी, होप आप सबको प्रतीक का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मैं आपके 3 टॉपिक्स लूंगा। फर्स्ट टॉपिक है ब्लीडिंग, सेकंड टॉपिक है फ्रैक्चर, एंड थर्ड टॉपिक है लिफ्टिंग एंड कैरिंग। सो अभी अपन फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक मेरा है ब्लीडिंग। सो व्हाट इज ब्लीडिंग? ब्लीडिंग क्या है? ब्लीडिंग मतलब जब भी हमारे शरीर से खून निकलता हो, बहता हुआ रक्त को, बहता हुआ खून को ब्लीडिंग कहते हैं। जो रेड रंग का लिक्विड, जैसे आप स्क्रीन में अभी देख सकते हैं, दैट इज ब्लड, एंड उसको फ्लो ब्लीडिंग। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट आप सब चैट बॉक्स में आ जाए। हमारे शरीर में कितना लीटर खून है? ऑप्शन ए 5 लीटर्स, ऑप्शन बी 10 लीटर्स, ऑप्शन सी 15 लीटर्स। फटाफट आ जाए चैट बॉक्स में, जस्ट 5 सेकेंड्स मोर। 5 4 3 2 1 ओवर। अरे रे रे, वाह 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 वाह, थैंक यू एवरीवन। मोस्ट ने, बहुतों ने 5 लीटर्स आंसर दिया है,
कुछ ने 10 लीटर्स दिया है और एक या दो जन ने 15 लीटर्स दिया है। तो आप सबको ये बोलना चाहूंगा, जिन्होंने भी 5 लीटर्स ऑप्शन लिखा है दैट इज द राइट आंसर, और जिन्होंने 10 लीटर्स एंड 15 लीटर्स लिखा है उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, प्लीज हिंदी मूवीज थोड़ा कम देखें। मारपीट होती है, उसमें झगड़ा होता है तो बहुत सारा ब्लड निकलता था, हम वही सोचते हैं कि 10-15 लीटर्स हो गई ऑब्वियसली। तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि ऑप्शन ए 5 लीटर्स इज द राइट आंसर, तो अब मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि जितना ज्यादा हो सके ब्लड डोनेट करें, एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। आप जो भी कोई हेल्दी पीपल है, हेल्दी पर्सन है, आप या आपके फैमिली या आपके नेबर्स में, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा या आप भी रिक्वेस्ट करें, उनको बताएं कि ब्लड सिर्फ 5 लीटर्स है, एंड जब भी कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, उसमें ब्लड की जरूरत होती है हमारा हॉस्पिटल्स में, तो प्लीज 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 एटलीस्ट ट्वाइस ईयर्स आप सब लोग ब्लड डोनेट करें। नाउ मूविंग ऑन टू टॉपिक, व्हाट इज अ ब्लड, मतलब ब्लड क्या करता है हमारे शरीर में। ब्लड के बहुत सारे काम हैं, हमारे न्यूट्रिशंस ले जाना है शरीर में, ऑक्सीजन ले जाना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड, हम जो भी सांस लेते हैं, जो इनहेल करते हैं अभी नाक से, वो हमारे ब्लड के थ्रू से पूरा शरीर में रेगुलेट करता है, एंड देन इट एक्सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो ब्लड कैरी करके निकालता है। तो ब्लड को हम ये बोल सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है हमारे सर्कुलेटिंग सिस्टम में। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, पल्स लोकेशन। हमारा जो पल्स है, जो हार्ट बीट है, वो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे अपने बॉडी पार्ट को छू के। आप देख सकते हैं बहुत अपने कंप्यूटर या फोन के राइट स्क्रीन में एक ब्लड के कुछ गोल गोल लोकेशन बनाए हुए हैं, ये सारे हमारे पल्स लोकेशन है, बट वी विल फोकस ऑन ओनली 3। नंबर 1 कैरोटिड, नंबर 2 रेडियल, एंड नंबर 3 फेमोरल। जो कैरोटिड है वो हमारे जो बोन है, ये जो अपने ये वाली जो एरिया, इसके नीचे जो पार्ट, ये वाला बोन, इस जगह पे आप छू के देखो तो एक धक 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 हो रहा है, दैट इज, वो हम अपना हार्ट बीट लोकेट कर सकते हैं आप कि हमारा सांसे ब्लड फंक्शन कर रहा है, ब्लड वहां से पास हो रहा है एंड हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट लोकेशन हो गया रेडियल। जो डॉक्टर चेक करते हैं वो बेसिकली रेडियल से ही करते हैं, इधर अपने राइट वॉच मतलब रिस्ट हैंड पे या फिर लेफ्ट पे कहीं पे भी आप टच करके देखें तो वहां पे एक पल्स हो रही है, आप सेंस कर सकते हो, उसको छू के देखो। तो दूसरा लोकेशन ये हो गया, एंड तीसरा हो गया फेमोरल, जो हमारे थाइज में है। कितनी बार डॉक्टर, जैसे कि कोई पेशेंट है जिनका हाथ नहीं होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनके या तो गले पे टच करते हैं या फिर उसके थाइज पे टच करके उसको चेक करते हैं कि ओके और नो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट टू डू अगर आपके ब्लीडिंग हो रहा है, शरीर में कोई भी पार्ट कहीं पे भी कट गया है, वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है बहुत फास्ट स्पीडली, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हॉस्पिटल में फोन करना चाहिए कि सर किसी भी विक्टिम का, किसी भी पर्सन जो भी आपके आस पड़ोस में आप देख रहे हो कि उसके ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फटाफट एम्बुलेंस या फिर हॉस्पिटल में फोन करके एम्बुलेंस बुलाएं एंड कहें कि ब्लीडिंग हो रहा है। एंड नेक्स्ट, बीइंग एन एमएफआर, आप अभी मेरे जो 2 टॉपिक्स है वो खत्म होने के बाद में एमएफआर हो जाएगा। एमएफआर का मतलब फर्स्ट मेडिकल रिस्पोंडेंट, माइंड इट, फर्स्ट मेडिकल रिस्पोंडेंट, एमएफआर। सो आप वो बन जाओगे अभी। तो बीइंग एन एमएफआर आपको क्या करना है कि वो जो पेशेंट है उसको काम करना है, मतलब शांत रहे, उसको शांत रखें, भाई शांति रहो, मैं आपको यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूँ, एम्बुलेंस विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके पास आ जाएगी। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक तो हम उसको खाली बात करके उलझा नहीं सकते, आपको उसको ट्रीटमेंट भी करना है। ट्रीटमेंट क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो अपने राइट स्क्रीन पे कि एक हाथ, उससे हाथ कट रहा है एंड ब्लीडिंग हो रहा है उसका। तो आपको क्या करना है, जो पल्स लोकेशन जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, वहां पे जैसे कि अपने हाथ का मैंने बताया था, जो अपना एल्बो उसके जस्ट ऊपर है, तो एल्बो पे आपको प्रेस करना है। प्रेस करके प्रेस करोगे तो वो जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाएगा एंड ज्यादा फ्लो नहीं होगा। एंड एक और बात का ध्यान रखना आपको कि जब भी आपका ब्लड फ्लो हो उसको हार्ट लेवल से ऊपर की तरफ ही आपको रखना है। नाउ नेक्स्ट,
अगर आपके पैर में या थाइज में अगर कोई इंजरी आ गई है तो उसको क्या करना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस पेशेंट को आप लेटा दें स्ट्रेटली। लेटाने के बाद में जो मैंने आपको बताया था कि उसको मतलब जो हार्ट का जो लोकेशन है उससे ऊपर की तरफ उसको इंक्लाइन करना है आपको। नेक्स्ट हो गया डायरेक्ट प्रेशर मेथड। कोई भी एक साफ कपड़ा ले, उसको डायरेक्टली प्रेशर दे वहां पे। जितना प्रेशर दोगे नो डाउट दर्द होगा लेकिन ब्लड फ्लो नहीं होगा। ब्लड फ्लो नहीं होगा तो उस आदमी की लाइफ बच सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। एक अभी आपको फिर से चैट बॉक्स में बुलाऊंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सपोज अगर आपके नाक में अगर ब्लीडिंग हो, बेसिकली नाक में बहुत जनों को ब्लीडिंग होता है, तो आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन ए लीन फॉरवर्ड होना है एंड ऑप्शन बी लीन बैकवर्ड होना है। जैसे मैं आप मेरे को स्क्रीन में देख सकते हो कि पीछे की तरफ में लीन हो गया, या ऐसे होना है या फिर लीन फॉरवर्ड मतलब नीचे की तरफ मेरे को देखना है ऐसे करके। तो आपके इसमें दो ऑप्शन है। फटाफट आप चैट बॉक्स में आए एंड मेरे को बताएं कि अगर नोज ब्लीडिंग हो तो हमें क्या करना चाहिए। टाइम कम है, 5 सेकंड्स मोर। 5 4 3 2 1। गुड, बहुत है ना, बहुत आंसर दिया। किसी ने कहा लीन फॉरवर्ड, किसी ने कहा लीन बैकवर्ड। इवन मैं भी होता तो लीन फॉरवर्ड ही लिखता, क्योंकि आप सभी ने लीन फॉरवर्ड मैक्सिमम 80% ने, मैं देख सकता हूँ 80% ने लीन फॉरवर्ड किया। तो मैं आंसर बता देना चाहूंगा कि गलत है। हमारे को लीन फॉरवर्ड नहीं होना है, आई मीन लीन फॉरवर्ड ही होना है, सॉरी लीन फॉरवर्ड ही होना है, लीन बैकवर्ड नहीं होना है। तो उससे क्या, अगर जैसे कि मैंने बताया कि लीन फॉरवर्ड होना है, नो डाउट लीन फॉरवर्ड हो रहे हो तो ब्लड का जो फ्लो है वो निकलेगा, उसको फ्लो को बने हुए ही रहने देना आप सभी को। अगर आप लीन बैकवर्ड हो गए तो जो खून है वो यहाँ पे अटक जाएगा, आपके जो नोस्ट्रिल है वहां पे अटक जाना है। तो उससे क्या होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इवन हम कितनी बार सोचते हैं कि अपने नाक को बंद कर दे, नोस्ट्रिल है उसको बंद कर देंगे, तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये नहीं करना हमारे को। और नेक्स्ट हो गया कि ड्रेसिंग कैसे करना है इसका। ड्रेसिंग मैं बोलूंगा एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा ले एंड जस्ट वहां पे उसको फिक्स कर दे। फिक्स करोगे तो वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगा। एंड थर्ड क्या करना आपको, फटाफट हॉस्पिटल में फोन करना है कि मेरे को ब्लीडिंग हो रहा है, फटाफट मेरे को टेक केयर करने होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अगर आपके शरीर में कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि एक हाथ में कील घुस गई है, गजाल घुस गया, नील घुस गया, तो उसको आप क्या करेंगे? जो हमारा साइकोलॉजी है वो यही बोलता है कि इस गजाल को निकाल दो, वहां पे बैंडेड लगा दो, सेट हो जाना है। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना हमें। जो ऑब्जेक्ट घुस गया है उसको वहां पे ही वैसे के वैसे ही रहने दो। उसको हम छेड़ेंगे या फिर उसको इंजेक्ट आउट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो स्किन में जो टिश्यू है वो और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। एंड जो आपके वेसल्स है वो भी और स्प्रेड हो जाएंगे एंड आपके जो ब्लड फ्लो है वो और ज्यादा होते रहेगा। तो वो नहीं करना है। आपके शरीर में नील घुस गया है तो हमें क्या करना है, फ्रॉम एल्बो, अगर जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में कि एक हाथ में उसके रिस्ट के जस्ट नीचे गजाल घुस गया है, तो फ्रॉम एल्बो आप उसको टाइटली रोल 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 करते रहना। एंड जहाँ पे वो जो इंजुरी पार्ट है जहाँ पे आपके घुस चुका है वो, वहां पे जस्ट स्लाइटली करना। अगर वहां पे टाइट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट हिलेगा, हिलेगा तो आपके टिश्यूज फटेंगे एंड ब्लड और ज्यादा फ्लो होगा। तो वहां पे एकदम हल्के हाथों से करना है एंड देन अगेन जो आपके रिस्ट वाला एरिया उधर फिर से टाइटली आपको रोल करना है ताकि वो ब्लड फ्लो जो है वो होल्ड पे आ जाए, वो रुक जाए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये था इतनी देर एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो हम देख सकते हैं कि हमारे थाइज में कट गया, हमारे पैर में कट गया, हमारे हाथ में कट गया तो ब्लड फ्लो हो रहा है एंड देन उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। अब इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हमें दिखता नहीं है कि अंदर कहाँ पे खून बह रहा है, तो उसका मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा कि इंटरनल ब्लीडिंग अगर होए तो हम कैसे पहचान जाए, कैसे आप उस सामने वाले व्यक्ति के, उस सामने वाले विक्टिम के कैसे उसको ट्रीटमेंट दोगे। तो इंटरनल ब्लीडिंग की क्या क्या सिम्टम्स हैं?
फर्स्ट हो गया, आप लेफ्ट स्क्रीन में देख लो, एक पर्पल रेडिश कलर का एक हाथ स्क्रीन में कुछ नील जमा हुआ, जिसको हम बोलते हैं नील जमना। तो वो कुछ जमा हुआ है, तो उससे हमें पता चल जाता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यही हमारे पास में एक सिम्टम्स है कि किसी के हाथ इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है। और कुछ जैसे कि अगर आपके पेट में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए तो उसको कैसे हमारे को सिम्टम्स लेना है, मतलब कैसे पता चलेगा कि उसे या फिर हमारे को इंटरनल ब्लीडिंग हुआ। फर्स्ट हो गया, आपको बहुत वीकनेस लगेगा। सेकंड हो गया, आपके विजन ब्लर्ड होंगे, आपको धुंधला सा दिखने लगेगा। आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट में पेन होगी, न्यूशा होगा, मतलब वोमिटिंग होगी, वोमिट की टेंडेंसी होगी, और आपको बहुत दर्द होगा, सीवियर पेन होगा। ये कुछ आपके सिम्टम्स है इंटरनल ब्लीडिंग के। तो इंटरनल ब्लीडिंग जब भी होगा तो उसके भी हमारे को ट्रीटमेंट देना है। उसका ट्रीटमेंट क्या देना है? सबसे पहले उस पर्सन को काम करें, मतलब शांत रखें, शांति, आप शांति बनाए रखें। कीप काम, टू टेंशन मत ले। एम्बुलेंस 5 to 10 मिनट्स के अंदर आ रहा है, उसके जब तक वो आ रही है मैं आपको एक ट्रीटमेंट देता हूँ। ट्रीटमेंट क्या देना है? एक आइस का एक पैक बना लीजिए, अपने फ्रिज में जाइए, फ्रिज से आप आइस निकालिए, बाहर उसको निकालो। निकालने के बाद में एक एनवेलप में उसको पैक कर दो बढ़िया से। एंड देन वो जहाँ पे भी इंजरी है, जैसे पेट में हो, चाहे अभी आप देख सकते हो अपने लेफ्ट स्क्रीन में अपने घुटने में वो एक पैक लगा रहा है, तो उसको वो घुटने के एरिया पे इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो इंटरनल वाली, कहीं कहीं जहाँ पे भी आपकी कालिक जम जाए वहां पे एक आइस पैक लगा दो। उससे क्या होगा कि वो पेन कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। एंड वो फ्रॉस्ट ब्लड जो है वो थोड़ा सा फ्रॉस्ट हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा एंड वो पेन भी कम दे देगा। एक चीज हमें ध्यान रखना है, हम बर्फ क्यों लगाते हैं? बर्फ इज द फर्स्ट एंड द बेस्ट रेमेडी टू रिलीफ पेन। जब भी हमारा दर्द होता है हम क्या करते हैं, जैसे आपका अगर कभी अगर सिर दर्द हो तो हम क्या करते हैं? बाम लगाते हैं। बाम लगाने से वो ठंडा महसूस होता है हमारे को, तो वो ठंडा से क्या होता है कि वो दर्द कम हो जाता है, पेन रिलीफ हो जाता है। तो हमारे को यही चीज करना है, बस बर्फ लगा के उसको एड कर दें एंड हॉस्पिटल फोन करें, एम्बुलेंस को बुलाएं एंड देन उस पर्सन को आप हॉस्पिटल ले जाएं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फ्रैक्चर। पहला टॉपिक ब्लीडिंग था, अब दूसरा टॉपिक हो गया फ्रैक्चर। अगर आपके साथ ही ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी हड्डी टूट जाए या फिर किसी भी विक्टिम के हड्डी टूट जाए, आपको क्या करना है उसका आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा। फर्स्ट एक क्विक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आप सबसे, फटाफट चैट बॉक्स पे आ जाए आप सब लोग। हमारे शरीर में कितने सारे बोन्स होते हैं, मतलब कितनी सारी हड्डियां होती हैं? मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा आप सब चैट बॉक्स में आके फटाफट आंसर दे दें आके। एंड मैं रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप अपने फ्रंट कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ डेमो दिखाने वाला हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग डेमोज। यस यस यस, गुड गुड गुड, सभी ने सही आंसर दिया, सभी, कोई भी पर्सन नहीं है जो गलत है। सभी ने 206 206 206 206 206, गुड गुड गुड, वेरी गुड, सही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मतलब आप सबको पता है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। तो हड्डियां के बारे में पता चल गया। अब फ्रैक्चर, बायोमेडिकल कंडीशन क्या होता है? जब भी एक हड्डी टूट जाना, व्हेन देयर इज अ पार्शियल और कंप्लीट ब्रेक इन द बोन, कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, उसको फ्रैक्चर कहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बोन को आप किस चीज से कंपेयर करें? बोन को आप एक लकड़ी के टुकड़े से कंपेयर कर लें, कोई भी एक वुडन स्टिक ले लें और उसको इमेजिन करें कि सपोज वो बोन है। तो आपको ये जो फ्रैक्चर वाला टॉपिक है उसको समझने में बहुत 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 ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि उसको हम कैसे समझेंगे कि फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट कैसे देना है, फ्रैक्चर कैसे होते हैं, क्या है फ्रैक्चर, एवरीथिंग। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, सम फैक्ट्स। मैं अभी आपको बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिससे हमें पता चल जाए कि फ्रैक्चर हुआ किसी भी पर्सन के, या आपके साथ, या आपके नेबर्स के साथ, या फिर आपके घर में किसी का फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। मोस्ट बोन फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बाय फॉल एंड एक्सीडेंट्स, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स जब भी लगे तो आपके हड्डी टूटने का चांसेस रहता है। जैसे कि आप कभी आप गिर गए हो, जैसे स्टेयरकेस से गिर जाओ तो फ्रैक्चर हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हो गया हो
तो फ्रैक्चर हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, आप सबको जो बोन है उसको आप एक लकड़ी के टुकड़े से कंपेयर कर दो। लकड़ी को टुकड़े को आप जब भी एक्सटर्नल फोर्स दोगे, जैसे कि आप तोड़ने चाहोगे तो ही वो टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटता वो, तो उसी हिसाब से आप कंपेयर करो। फिर नेक्स्ट आ गया बोन फ्रैक्चर कॉज्ड, बोन फ्रैक्चर्स caused by disease are referred as pathological fracture. Now third, what are the kinds of fracture? There are few kinds, मतलब कुछ कुछ types है fractures के। एक टाइप हो गया कंपाउंड फ्रैक्चर, नेक्स्ट हो गया एवल्शन, देन हो गया कम्युनिटी, एंड इज हेयरलाइन फ्रैक्चर। इन सब का एक छोटा छोटा एग्जांपल। कंपाउंडेड फ्रैक्चर का मतलब क्या हो गया, जब भी आपकी हड्डी टूट जाए एंड वो स्किन को भी डैमेज कर दे, मतलब हड्डी टूट के स्किन डैमेज हो गया एंड आपके ब्लीडिंग भी हो रहा है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग के साथ हो रहा है, तो उसको कंपाउंडेड फ्रैक्चर कहा जाएगा। नेक्स्ट हो गया, ये कंपाउंडेड फ्रैक्चर कहाँ पे देखा जाता है, मैक्सिमम टाइम एक्सीडेंट केसेस में ही देखा जाता है। हम देखते हैं कि हड्डी टूट के उसके स्किन खराब हो गया एंड देन ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये कंपाउंडेड फ्रैक्चर हो गया। नेक्स्ट हो गया एवल्शन। एवल्शन का मतलब क्या हो गया कि आपके शरीर में हड्डी टूटने के बाद कुछ उसके चिप्स, कुछ पार्टिकल्स आपके स्किन के अंदर ही रह जाए, आपके मसल्स में ही रह जाए, कुछ छोटे छोटे कण जो बोलते हैं, जो कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हो गया एवल्शन। नेक्स्ट हो गया कम्युनिटेटिव। कम्युनिटेटिव फ्रैक्चर क्या हो गया, व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन अ बोन 2 और मोर, मतलब 2 से ज्यादा कोई भी पीसेस हो गए हैं बोन का, तो उसको कम्युनिटेटिव बोलेंगे। देन थर्ड आ गया हेयरलाइन फ्रैक्चर। हेयरलाइन फ्रैक्चर का क्या मतलब है, एक बाल बराबर एक स्क्रैच आ जाना, एक लाइन आ जाना हड्डियों के बीच में। कितनी बार हम देखते हैं ये भी चीज होता है। अभी एक और फैक्ट बताऊंगा आप सबको कि उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, मतलब बोन अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो हड्डी को जुड़ना है वो नेचुरल है, वो कोई ऑपरेशन करके कभी भी नहीं होता है। नो डाउट ऑपरेशन करके ट्रीटमेंट होता है उसका, हम उसको जैसे कि बोन डिस्प्लेस हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, आगे पीछे हो गया, तो उसको साथ ला के उसको हम अटैच कर देंगे, लेकिन जो प्रॉपर जुड़ना होता है वो नेचुरल प्रोसेस है उसका जुड़ने का। अभी आ गया, नेक्स्ट आ गया सिम्टम्स। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रेकेज। तो अभी आपके फ्रैक्चर हो गया एंड देन आपको पता नहीं चल रहा कि सामने वाले विक्टिम के फ्रैक्चर हुआ है या क्या हुआ है, तो हम कैसे समझेंगे कि उसका फ्रैक्चर ही है या फिर कुछ और है। फ्रैक्चर का क्या सिम्टम्स है, फर्स्ट आ गया, जैसे कि आप स्किन में देख सकते हो कि एक अपने पैर के जो एंकल है वहां पे एक येलो रंग का जो पार्ट है वहां पे उसका क्रैक आया हुआ है, दैट इज अ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर का क्या होगा, फिर जो स्किन है वो हल्का सा पर्पल टाइप का आ जाएगा, जो मैंने बताया था इंटरनल ब्लीडिंग वाले सेशन में, कि हल्का सा कालिकपन आ जाएगा, हल्का सा स्वेलिंग आ जाएगा वहां पे। नेक्स्ट हो गया सीवियर पेन होगा, जब भी वो हड्डी मूवमेंट होगी, जब भी वो हिलेगी तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, आप चल फिर नहीं सकोगे, उस पर्टिकुलर रीजन में थोड़ा सा भी वजन नहीं दे सकोगे। देन थर्ड हो गया, वहां पे ब्लिस्टर्स जम जाएंगे। ब्लिस्टर्स का मतलब हो गया छाले पड़ना। कितनी बार जब भी फ्रैक्चर्स होते हैं, जो आप थर्ड इमेज में देख सकते हो, छोटा जो रेडिशपन में आया हुआ, देयर इज एन ब्लिस्टर, छोटा सा एक फूल जाता है वहां पे। बीइंग एन एमएफआर, मैंने आपको बताया था अभी, जो इसके बाद में एक और सेशन, एक और टॉपिक है, वो खत्म होने के बाद में आप एमएफआर हो जाओगे, मेडिकल फर्स्ट रेस्पोंडेंट। तो बीइंग एन एमएफआर आपको क्या करना, आपके जो आस पड़ोस कोई भी नेबर, कोई भी विक्टिम, कहीं पे भी कोई भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि उसके फ्रैक्चर हुआ है, आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट द इंजरी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक लाइन हम याद कर लेंगे, PRICE, ये मेन सब लाइन है। PRICE मतलब प्राइस, P फॉर प्रोटेक्ट द इंजरी। कहीं पे भी इंजरी हुआ है उसको वहां पे लेटा दें एंड उसको प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट कैसे करना है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक डेमो दिखाऊंगा, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ गया रेस्ट द इंजरी, उसको लेटा देना, उसको काम करना कि शांत रहो, भैया दीदी जो भी है उधर, उनको शांत करो कि 5 to 10 मिनट रुको, एम्बुलेंस को मैंने बुला दिया है, वो बस आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया आई फॉर आइस। मैंने ब्लीडिंग वाले सेशन में भी आपको बताया था कि आइस इज द फर्स्ट एंड द बेस्ट एड टू पेन रिलीफ।
पेन रिलीफ देने में आइस इज द बेस्ट। देन थर्ड हो गया कंफर्टेबल सपोर्ट, अप्लाई ए सपोर्टिव बैंडेज, बैंडेजिंग। बैंडेजिंग कैसे आएगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि हम कैसे बैंडेज करेंगे, आपको एक डेमो दिखाऊंगा। फिर एलिवेट टू रिड्यूस द स्वेलिंग, एलिवेट मतलब उसको स्ट्रेटली एंड हल्का सा उसको इंक्लाइन कर दें एंड उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाएं ताकि उसका आगे फर्दर ट्रीटमेंट हो जाए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अभी मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि हम जो ट्रीटमेंट है, जो बैंडेज वाला पार्ट है, वो हम कैसे बनाएंगे। नाउ एक वीडियो प्ले किया जाएगा, जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान आपको आमिर खान ने करीना कपूर को हर थोड़ी थोड़ी देर में डेमो दिखा रहा था, हरी चटनी गिरा के कभी कुछ करके, तो उसी हिसाब से हम भी एक आपको डेमो दिखाएंगे। तो ये भी हमारे जो फ्रेंड्स है ये भी कटक से ही हैं, तो ये एक डेमो दिखाएंगे कि कभी भी किसी के भी हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, कहीं पे भी पैर में हो जाए, कि उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है। तो ये जो हमारे फर्स्ट कैडेट है उनको एक हाथ में इंजरी हुई है, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जो इनका आर्म है वहां पे फ्रैक्चर है। तो आपको क्या करना है, बीइंग एन एम्पैथ, आपको फटाफट उस पर्सन के पास जाना है और उसको काम करना है, मतलब शांत रहें, आप शांत रहें, मैं आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, आप जस्ट थोड़ी सी देर वेट करें, एम्बुलेंस को बुला दिया गया, आपको वो फटाफट हॉस्पिटल ले जाएगा। तो आपको फर्स्ट सबसे पहले एग्जामिन करना है कि उस पर्सन का कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। अब देख सकते हैं कि इसने एग्जामिन किया है ना, इसका पता चला कि इसके आर्म में फ्रैक्चर, तो आपको क्या करना है, फटाफट किसी भी एक शॉप से 2 वुडन स्केल लेके आना है या फिर कोई भी प्लेट लेके आना है, जो हमारे को इजीली स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी। वो लेके आपको क्या करना है, एक कपड़ा से इसको टाइटली बांधना है, नॉट लगा देना है। कपड़ा आपको कहीं पे भी कोई भी शॉप में मिल जाएगी, आउट ऑफ 10 शॉप्स 5 तो कपड़े की दुकान होते ही होते हैं मार्केट में, तो कहीं से भी आप एक कोई रुमाल ले लो, कोई एक टॉवेल ले लो, कुछ भी ले लो एंड उसको टाइटली नॉट कर दो। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, अपर एरिया पे भी उन्होंने नॉट कर दिया एंड लोअर एरिया पे भी उन्होंने एक गांठ लगा दी टाइटली, ताकि वो स्टेबल हो जाए, स्ट्रेट रहे एंड वहां पे मूवमेंट ना हो। मूवमेंट होगी तो आपको और ज्यादा दर्द होगा, जितना ज्यादा दर्द उतना ही ज्यादा दिक्कत। तो हमारे को दिक्कत नहीं देना, उसको पेन नहीं देना, उसको पेन रिलीफ करना है। आप एमएफआर हो, आप एक उसके लिए आप डॉक्टर ही हो, डॉक्टर के बराबर ही हो, तो आपको क्या करना, उसको पेन रिलीफ करना है। देन अभी आप देख सकते हो कि स्क्रीन में 2 नॉट लगा दिया गया है। अभी ये क्या करना है, एक बड़ा सारा टॉवेल लेना है, उसको फोल्ड करना है एंड एंड के तरफ कोई भी एक एंड है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, वहां पे एक मोटी सारी नॉट बना देनी है। ये देखो आप एक नॉट बना दिया जा रहा है, यहाँ पे गोल करके गांठ लगा दिया हमने, तो वो गांठ लगा देंगे। ये आपको दिख रहा है इसका तो क्या काम है, बट आगे जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो मेन इंपॉर्टेंट इसी नॉट का ही है। तो क्या करेंगे हम, वो जो कपड़ा है उसको जहाँ पे भी लगी हुई है उसके ऊपर रोल कर देंगे एंड ध्यान देंगे कि वो जो नॉट है वो हमने जो कॉर्नर जो एल्बो के पास है वहां पे उसको फंसा दिया हमने। वो फंसाया इसलिए गया है ताकि वो कपड़ा हिले ना, वो कपड़ा मूव ना हो उसको हॉस्पिटल ले जाते हुए। अगर एम्बुलेंस आने में देरी हो रही है या फिर एम्बुलेंस उस एरिया पे नहीं आ पा रही है, ये जो विक्टिम है वो पैदल पैदल चल के भी एम्बुलेंस पहुंचने वाली एरिया तक पहुंच सकते हैं, या फिर उसको बाइक में या फिर अपने प्राइवेट कार से आप उसको ले जाएं। एंड वो नॉट बांधने के बाद में उसको गले पे टाइटली प्रेस कर देना, ताकि जो वेट है वो अपना जो गले का जो बोन है, जो हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो स्टार्टिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे उसको बांध दिया, उसका वजन वहां पे रहेगा ताकि हाथ पे कोई प्रेशर ना आए। नाउ अब क्या करना है, देखो अभी भी हाथ इसका मूव हो रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे मूव हो सक रहा है, तो इसमें भी उसको पेन आ सकता है। तो पेन रिलीफ करने के लिए हमें क्या करना है कि एक और लंबा सारा टॉवेल लेना, एक और सारा लंबा सारा कोई भी कपड़ा लेना है, कोई भी कपड़ा ले लो आप, एक साड़ी ले सकते हो, एक मफलर ले सकते हो, एक बेडशीट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। उसको चेस्ट के राउंड, चेस्ट एंड बैक की तरफ बोल कर देना एंड देन उसको टाइटली वहां पे नॉट लगा देना। आप नॉट लगाओगे तो वो वहां पे वो मूव नहीं होगा, वो एकदम स्टैग्नेंट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। आप देख सकते हो स्क्रीन में कि वो हिलाने की कोशिश कर रहा है बट हिला नहीं रहा है, एंड इससे क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट अगर नहीं होगा तो आपको पेन भी नहीं होगा वहां पे।
अगर पेन नहीं हो रहा तो वो इजीली हॉस्पिटल पहुंच सकता है। ये देखो आप विक्टिम अभी पैदल जा रहा है एंड हॉस्पिटल वो पहुंच जाएगा अभी आराम से। ये था आर्म बैंडेज के बारे में। अभी ना मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, आपको स्क्रीन में आपकी स्क्रीन में कुछ फोटोज आ रहे हैं। किसी के आर्म में, किसी के गले में, किसी के बैक में अगर कोई इंजरी आ जाए तो उसको हमें क्या करना है। किसी के अगर पैर पे अगर आ गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, लेग फ्रैक्चर हो गया, तो उसको क्या करना है, एक देख सकते हैं सेम वही प्रोसीजर यूज करना है। कोई वुडन स्केल लेना है, कोई बड़ा सा लकड़ी का स्ट्रेट, ध्यान रखिए वो लकड़ी का टुकड़ा स्ट्रेट रहे एंड प्लेन रहे, वो खुरदुरा या फिर मतलब प्लेन ही रहना चाहिए वो वाला लकड़ी का टुकड़ा। तो उसको जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो उसके पैर में लगी हुई है, तो सेम वही चीज यूज करना आपको, लगा के एंड देन वहां पे एक रोल बना देना ताकि वो मूवमेंट ना हो। नेक्स्ट इमेज में देख सकते हो किसी के बैक में चोट आई हुई, तो वहां पे उसको स्ट्रेचर, गुड, स्ट्रेचर भी आपको बनाना सिखाऊंगा मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में। स्ट्रेचर में भी उसको लेटाना है एंड देन वहां पे उसको टाइटली पैक कर देना है। किसी के अगर अबोव एल्बो अगर लग जाए, जैसे किसी के अभी बाइसेप्स वाले एरिया हो गया, उस वहां पे अगर किसी का हार्ट टूट जाए तो उसको कैसे ट्रीटमेंट देना आप स्क्रीन में आप देख सकते हो। सेम वही प्रोसीजर यूज करना है, आपको स्ट्रेटली लगाना है एंड देन टाइटली नॉट कर देना है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। फ्रैक्चर इधर ही खत्म हुआ, अभी नेक्स्ट टॉपिक आ गया कैरिंग एंड लिफ्टिंग। किसी भी पेशेंट अगर, अभी हमने फ्रैक्चर के बारे में समझ लिया, अगर फ्रैक्चर में अगर किसी का पैर टूटा हुआ है तो वो चल नहीं सकेगा, तो उसको हमें कैसे उसको लिफ्ट करके ले जाना है। किसी भी कहीं पे भी अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, जैसे कि अगर कोई अर्थक्वेक आ गया एंड वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग टूट गई है, तो हम उस विक्टिम को वहां से कैसे लेके जाएंगे, उस पेशेंट को कैसे, कहीं पे भी कोई भी फैक्ट्रीज में या फिर कोई भी बिल्डिंग में आग लग गई हो तो उसे हम कैसे उसको मूव करेंगे, उसके बारे में अभी आपको मैं सिखाऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फिर से एक और डेमो दिखाया जाए अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि कैरिंग एंड लिफ्टिंग बनाने का, बोले तो स्ट्रेचर बनाने का तरीका एंड कैरिंग एंड लिफ्टिंग कैसे करेंगे। हमारे ये जो कैडेट्स है ये भी कटक से ही है। अभी कोई भी एक विक्टिम है, कोई भी बिल्डिंग तक आ गया है, कोई बिल्डिंग टूट गया हो, वहां पे कोई सीवियर बहुत सारी इंजुरीज हुए हैं, तो उनको एक एक करके हम कैसे लिफ्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम दिखाएंगे टू हैंड्स लिफ्टिंग, मतलब दो हाथ से हम कैसे किसी भी पर्सन को उठा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि दोनों ने अपने हाथों को जोड़ लिया एंड देन इस वह जहाँ पे जो हाथ टच हुआ, जहाँ पे जुड़ा हुआ है, वहां पे उस पर्सन को हम बैठा सकते हैं इजीली एंड देन उसको वन प्लेस टू अनदर ले जा सकेंगे। अभी नेक्स्ट जो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को वो थ्री हैंड लिफ्टिंग हो गया, मतलब तीन हाथों से हम कैसे किसी पर्सन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको लिफ्ट करके ले जाएंगे। जैसे कि किसी सेकंड फ्लोर पे अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी आ गई, कोई पेशेंट या किसी को पैर टूट गया हो, तो उसको हम कैसे उसको ग्राउंड फ्लोर तक लेके आएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैडेट है वो अपना दोनों हाथ को ऐसे करके पकड़ लिया फ्रॉम डिस्क एरिया पे। ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी नॉट बनाए, कोई भी हाथ में कोई कड़ा या घड़ी ना रहे, उससे आपकी ग्रिप कम हो जाएगी। रिस्ट बना के, ये देखो आप स्क्रीन में देख सकते हो कि ट्राइंगल बनाया उसने। ट्राइंगल बनाने के बाद में एक इन्होंने तीनों ने एक अपने हाथ को एक दूसरे से जोड़ लिया, ये ट्राइंगल बन गया। ये बहुत ही सपोर्टिव है एंड जो फोर्थ हैंड है जो एम्प्टी रह गया, जो खाली रह गया, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो आपको मैं जब ये वीडियो चलेगा तब बताऊंगा। जैसे अब ये थ्री हैंड ट्राइंगल बन गया, यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हो। अभी एक विक्टिम आएगा, उस पर बैठेगा, उसको विक्टिम को, ये विक्टिम बैठ गया यहाँ पे, ये देखो उसको लिफ्ट कर ली इजीली एंड देन ये आराम से इसको मूव कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ हैंड जो बताया था मैंने आपको कि फोर्थ हैंड का क्या यूज है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसको बैक सपोर्ट देने के लिए। कोई भी पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, जो बेहोश है, या फिर कोई भी एजिड पर्सन है जिनको बैक सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो उनके लिए ही ये बेसिकली उनके लिए ही ये लिफ्ट बनाया हुआ है कि उनको बैक सपोर्ट दिया जाए और वो इधर उधर मूवमेंट ना हो एंड उसको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उनको
एम्बुलेंस तक उनको छोड़ सकते हैं। नाउ अभी जो तीसरा है, थर्ड लिफ्टिंग है, वो है 4 हैंड लिफ्टिंग। मतलब 4 हाथों से हम कैसे लिफ्ट करेंगे। दोनों ने अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे करके पकड़ लिया। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, देखो दोनों ने अपने एक दूसरे के पकड़ लिया। एंड जो अभी हाथ जो रह गया ये वाला, अपना जो लेफ्ट हैंड जो रह गया, उससे क्या करने का है, जो एक दूसरा को अभी ज्वाइंट हो जाएगा। ये जैसे कि ट्रेन के जो 2 डब्बे हैं कैसे ज्वाइंट होते हैं, सेम वही रेलगाड़ी बनानी है हमारे हाथों से। ये देखो, ये 4 हैंड हो गया, ये 1 to 1 हैंड कनेक्ट हो गया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये जो लिफ्टिंग प्रोसीड्यूर है, प्लीज 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 आप सब लोग अपने मतलब घर पे ट्राई करें लिफ्टिंग बनाने का। ये देखो 4 हैंड लिफ्टिंग हो गया, उनको उठा लिया एंड आराम से मूव हो जाएंगे। ये 4 हैंड लिफ्टिंग वेरी 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 गुड एंड वेरी हेल्पफुल टू मूव अ हैवी पर्सन। आजकल हम देख सकते हैं जैसे कि हमारी डाइट हो गई है, तो उस हिसाब से हम फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं और हमारा वेट बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो वो हैवी पर्सन को मूव करने के लिए ये 4 हैंड जो लिफ्टिंग है वो बहुत 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 ज्यादा कारगर है। सो हमने आपको दिखा दी है 4 हैंड लिफ्टिंग का। अभी नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम दिखाएंगे आपको कि किसी को चेयर में कैसे लिफ्ट करा जाए। जैसे किसी भी बिल्डिंग कहीं पे भी अर्थक्वेक आ गया हो एंड आप लोगों को किसी भी पर्सन को, जैसे कि आप कहीं पे भी अर्थक्वेक आ गया तो सारे लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। सबको ये टेक्निक्स जो एमएफआर वाली टेक्निक है जो आपको मैं अभी सिखाया वो सबको नहीं पता होता है। तो जो लोकल पर्सन है वो लोग क्या कर सकते हैं कि किसी चेयर पे उनको उठा ले जाएं, या फिर किसी, जैसे कि सेकंड इमेज आप देख सकते हैं, एक पर्सन है उनके पैर को थाइस के जस्ट नीचे जो हमारे जो घुटना है वहां पे जॉइंट्स है पैर के, वहां पे पकड़ लिया एंड जो सेकंड पर्सन है उनको चेस्ट यहाँ से जो आर्म के जो अपना आर्म जो है अंडर आर्म्स के यहाँ से पकड़ के उसको ऐसे लिफ्ट कर लिया। तो उस तरीका से भी ले जा सकते हैं। जब थर्ड इमेज है वो चेयर पे भी आप ले जा सकते हैं, जैसे कोई अनकॉन्शियस पर्सन हो तो उसको ले जाएंगे। एंड अभी ये जो इमेज देख रहे हो वो हो गया सिंगल पर्सन लिफ्टिंग। किसी को अभी कैसे उठाया जाए, अगर आप सिंगल पर्सन ही हो, हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहे या फिर हेल्प करने के लिए कोई है नहीं, तो उसको सिंगल पर्सन हम कैसे उसको लिफ्ट कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट इमेज आपको दिखाऊंगा मैं कि एक फायर पर्सन कैसे लिफ्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक फायर पर्सन उनको अपना आर्म में एंड अपने घुटने में उसको लिफ्ट करके किसी वन प्लेस टू अनदर ले जाएंगे। एंड देन सेकंड इमेज हो गया, वो एक अनकॉन्शियस पर्सन है, ये इसके भी चोट आई हुई है एंड वो एक अपने कंधे पे उसको लिफ्ट करा के धीरे धीरे पैदल करके ले जा रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। जो फायर पर्सन का जो मैंने आपको लिफ्ट बताया उसको हम लिफ्ट कैसे करेंगे, एंड आप सेकंड इमेज में देख सकते हो बी टीटीआर कैडेट्स हमने भी लिफ्ट किया है और ये बहुत ही आसान लिफ्ट है। आप अपने हाइट के अपने ही वेट के पर्सन को आप इजीली लिफ्ट करके ले जा सकते हो। जो फायर पर्सन वाला जो लिफ्ट है ना, जो 2 आर्म से जो लिफ्ट किया उसने, जो प्रीवियस इमेजेस में देखा, वो आपके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट ये जो प्रेजेंट जो इमेज है ना, जो मैं कंधे पे बता रहा हूँ, ये लिफ्ट करके आप ले जाना वेरी इजी, वेरी सिंपल। फर्स्ट क्या करना है, जो पर्सन जो लाई डाउन हुआ हुआ है, जो फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हो इमेज ए, उसके आपको जैसे हम बच्चे को जैसे उठाते हैं ना, उसी तरीका से उसको पुल करना, उसको लिफ्ट करना। जब आप लिफ्ट कर दोगे तो नंबर सी वाला जो इमेज है उसको आप देखो, उसके जो पूरे बॉडी जो वेट है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसका सारा एक कंधे पे आपको लेके आना है। ऑप्शन डी में आप देख सकते हो, आपको देन स्लाइटली बैंड होना है, आपको उसके जो पेट है, जो स्टोमक वाला एरिया, उसको आप अपने कंधे पे लेटा दो एंड देन आप लिफ्ट हो जाओगे। आप आराम से खड़े हो सकते, उसको आप फ्रॉम 1% टू अनदर एरिया आप उसको ले जा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एंड कारीगर है। आप देख सकते हैं हम वी द कैडेट्स हमने किसी को लिफ्ट भी किया, एक अनदर सेम हाइट का सेम वेट का एक पर्सन है, उसको हमने लिफ्ट किया, आप देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेचर कैसे बनाएंगे। हर कहीं पे स्ट्रेचर मिलता नहीं, कोई भी एक पर्सन है इसका वो मूवमेंट करने की मतलब कंडीशन में ही नहीं है,
उसको लेटा के हम हर रोज देखते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या न्यूज में हम देखते हैं कि आज इंडियन आर्मी ने एक हिली एरिया से किसी भी एक लेडी को, किसी भी एक ओल्ड एज पर्सन को स्ट्रेचर पे लेके आई है। तो जो इंडियन आर्मी जो है उनके पास स्ट्रेचर अवेलेबल रहते हैं, बट कितनी बार उनको स्ट्रेचर बनाना भी होता है। तो मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा अभी कि स्ट्रेचर कैसे बनाए जाते हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक डेमो दिखा दिए। ये हमारे कैडेट्स हैं। आपको क्या करना है कि 2 पोल लेना है, मतलब 2 वुडन स्टिक ले लो, चाहे वो 2 आयरन पोल ले लो। ध्यान रखिए वो आयरन पोल या वुडन स्टिक स्ट्रेट रहे एंड हार्ड रहे, मतलब उसमें वजन बर्दाश्त करने की क्षमता रहे। तो आपको क्या करना है, वो 2 स्टिक्स लेके, हमारा जो सेकंड एमएफआर कैडेट है उसने उसको होल्ड कर लिया, वो होल्ड कर लिया, एंड देन जो दूसरा एंड है वो हमारा जो थर्ड एमएफआर कैडेट है उसने होल्ड कर लिया, वो स्ट्रेट हो गया। एंड देन क्या करना है, हम एक टी शर्ट से स्ट्रेचर बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं फ्रॉम लोअर होल्ड, जो हमारा जो लोअर होल है टी शर्ट का, वहां से उसका जो पोल है उसका एंड से घुसा के एंड देन जो आर्म होल है वहां से उसको निकालना। ये आप देख सकते हो कि ये किस हिसाब से आया स्क्रीन पे। ये जो अभी स्ट्रेचर बना हुआ है, ये जो स्ट्रेचर हम बना रहे हैं वो एक छोटा बच्चा के लिए सफिशिएंट एरिया है। एक छोटा कोई बच्चा हो उसको आप ले जा सकते हो, बट कोई एक एडल्ट पर्सन हो जिसकी हाइट 5 फीट अबव वो, उसको आप कैसे ले जाओगे स्ट्रेचर बना के? तो उसके लिए एक और टी शर्ट हमें चाहिएगी। कोई जरूरी नहीं है अगर आप टी शर्ट अपनी नहीं उतार सकते हो या फिर टी शर्ट नहीं पहने हो तो शर्ट पहने हो, वो भी उससे भी हो सकता है। शर्ट बेसिकली ओपन करने में दिक्कत आता है, तो क्या कर सकते हो, कोई भी एक टी शर्ट आप कहीं पे भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, वो आप उसको ऐसे करके लगा दोगे फ्रॉम लोअर होल टू अपर होल। ध्यान रखें लोअर होल टू अपर होल ही लगाना है हमारे को। तो इस हिसाब से ये देखो स्ट्रेचर रेडी हो गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि प्लीज ये भी आप ट्राई करें घर पे, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज अर्थक्वेक आने में कभी भी आ सकता है। तो हमें शेल्फ बिल्ड रहना पड़ेगा, हमें अपने आप को बना के रेडी रखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो अपने आपको मैंने दिखा दिया कि टी शर्ट से कैसे स्ट्रेचर बनाया जाए। अभी आपके पास में टी शर्ट नहीं है, शर्ट नहीं है, तो और क्या तरीके हैं हमारे पास जिससे आप स्ट्रेचर बना सकते हो? आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो कि हम अभी एक ब्लैंकेट से, एग्जैक्टली आप सही सुन रहे हो मेरे से कि आप अभी ब्लैंकेट से एक स्ट्रेचर बना सकते हो। हम ब्लैंकेट से कैसे स्ट्रेचर बनाएंगे? एक ब्लैंकेट लेंगे, उसको ओपन कर देंगे एंड सेम वही प्रोसीजर, 2 पोल लेना आप लोगों को। एक पोल 1/3 एरिया पे आपको पोल स्ट्रेटली रख देना है, जैसे आप फर्स्ट इमेज में देख सक रहे हो। देन सेकंड इमेज में क्या करना है कि उसको 1/3 जो हमने जहाँ पे पोल रखा था उसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद क्या करना है कि एक और फोल्ड लेना है एंड फोल्ड करने वाले जो जहाँ पे वो एरिया खत्म हुआ है, जो फोल्ड किया हमने, उसको ऊपर उसको जो पोल है उसको रख देने का है। नाउ जो बैलेंस 1/3 एरिया बच गया है उसको आप थर्ड इमेज में देख सकते हो, उसको आप अगेन फोल्ड कर दिए इधर करके फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसको आपने फोल्ड कर दिया एंड देन आप देख सकते हो वो इसका और स्ट्रेचर रेडी हो गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से प्लीज इसको भी आप घर पे ट्राई करें एंड आराम से आप इसके ऊपर बैठ सकते हो, उसके ऊपर लेट सकते हो एंड पर्सन उसको आराम से मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि जो मैंने जो आपको टेक्निक सिखाई थी टी शर्ट स्ट्रेचर बनाने का, वो स्ट्रेचर आप बनाया हुआ इधर आप देख सकते हो। वहां पे एक विक्टिम लेटा हुआ भी है एंड उसको ले जाया जा रहा है। एंड देन अगर आपके पास सपोज कोई बिल्डिंग पे आग लग गई हो, वहां पे आपको ना टी शर्ट मिल रहा हो, ना ब्लैंकेट मिल रहा हो, ना पोल मिल रहा हो, कुछ भी नहीं मिल रहा हो, फिर भी आप इम्प्रोवाइज मतलब सेल्फ मेड हैंडमेड स्ट्रेचर आप कैसे बनाओगे? आपको एक एस बना देना, जैसे कि इस मेथड को हम बोलते हैं एस हैंड मेथड। इसमें क्या होता है कि आप अपने 2 कैडेट चाहिए, हमारे को 2 पर्सन चाहिएगा। एक अपने लेफ्ट हैंड से जो विक्टिम है उसका गला को पकड़ेगा एंड देन जो राइट हैंड है उससे उसके कमर पे हाथ लगाएगा, मतलब कमर पे वेट को लिफ्ट करेगा, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। एंड जो सेकंड कैडेट होगा वो उनके कमर पे हाथ लगा के उसको प्रेशर देगा, मतलब वेट लिफ्ट करेगा एंड देन जो लेफ्ट हैंड जो रह गया उससे उनका लेग को लिफ्ट करेगा। आप स्क्रीन में देखते हो उसको एस
हैंड मेथड बोलते हैं हम, ये भी बहुत ही कारीगर है। इसके लिए ना ही कोई आपको पोल चाहिए, ना ही कोई कपड़ा चाहिए, ना ही कोई टी शर्ट चाहिए, ना ही कोई ब्लैंकेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट 2 हाथों से आप इसको इजीली लिफ्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आप सभी को मेरा ये जो 3 टॉपिक है एंड प्रतीक का जो 3 टॉपिक था वो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो। और मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा, मैं देख सकता हूं कि बहुतों का स्क्रीन ओपन है, ऑन चल रहा है फ्रंट कैमरा। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कंप्यूटर जी से कि किसी भी एक पर्सन को लाइव लेके आए, उनसे मैं 1 to 1 बात करूंगा। उससे मैं ये पूछूंगा कि वो आज का सेशन कैसा लगा। प्लीज एक क्विक रिव्यू दे दे हमारे को। प्लीज कोई भी एक स्टूडेंट आए, ऑनलाइन लाइव आए मेरे साथ एंड आज का एक रिव्यू दें मुझे। 7th A and 5A कृष्णा एंड केशव, मैं आपको स्क्रीन में देख पा रहा हूँ। प्लीज आप अपना माइक को अनम्यूट करें एंड मेरे साथ 1 to 1 बात करें। आपको आज का सेशन कैसा लगा? हेलो सर। कृष्णा। सॉरी, कृष्णा। कृष्णा। हेलो कृष्णा, आप कैसे हो? सर मैं अच्छा हूँ। आपका आज का ये जो टॉपिक, जो हमने 6 टॉपिक पढ़ाया आपको, आज को कैसा लगा? आपको समझ आया सारा? यस सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल है। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एंड आपके थ्रू से, आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, प्लीज मैंने आपको जितनी भी, मैंने 3 टॉपिक्स पढ़ाई एंड प्रतीक ने आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाए, टोटल 6 टॉपिक्स हमने आज कवर किए एंड आज आप MFR बन चुके हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने ज़्यादा हो सके अपने नेबर्स को ये टेक्निक सिखाएं कि हम कैसे स्ट्रेचर बना सकते हैं, कैसे फ्रैक्चर को, किसी भी पर्सन को फ्रैक्चर हो गया तो कैसे उसको ट्रीटमेंट देना, ब्लीडिंग हो गया तो उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, स्नेक बाइट हो गया तो क्या करना है, सारा कुछ आपको हमने बताया आज। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 ये सारे जो टेक्निक्स है उसको आप घर पे ट्राई एक बार कर ले जरूर से। आज ही, आज ये सेशन एंड होने के बाद में उस टेक्निक्स को आप ट्राई करें आज ही, ताकि आप इनबिल्ट हो जाए कि नेक्स्ट टाइम कभी भी रिक्वायरमेंट रहे हमारे को तो हम उसको कैसे ट्रीटमेंट दे सके फटाफट, विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम। तो आज का मैं टॉपिक यहाँ पे, सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विपिन जी से, प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट, नवीन जी और विनीत जी का बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग तरीके से आप सभी को जो है मेडिकल इमरजेंसीज के तरीकों के बारे में बताया, उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे लोगों की जान बचाई जाए। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। भूपेंद्र जी 6th स्टैंडर्ड ने क्वेश्चन पूछा है, इफ स्नेक लेग पर काटा हो तो क्या एलिवेट, क्या करना चाहिए, एलिवेट मीन्स क्या है? तो सबसे पहले तो हमें मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करके बुला लेना चाहिए कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से कि यहाँ पे जो है इस पीड़ित व्यक्ति को सांप ने काटा है, आप जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाएं। फिर हमें क्या करना है कि पेशेंट को स्टेबल करना है। पाँव में अगर स्नेक ने काटा है उसे स्टेबल करना है, एक जगह पे रखना है, लेटाना है, इधर उधर उसे घूमने नहीं देना है। और एलिवेट जो है, इसके पाँव को हार्ट लेवल, अपने हृदय के लेवल के ऊपर रखना है। एक चेयर का यूज कर सकते हैं हम, या कोई भी टेबल का यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम उसके पैर को रख दें ताकि जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाए। मतलब सॉरी, इसमें अपने को उसको लेवल के नीचे करना है ताकि जो है सपोज एक बेड पे लेटा दें और उसके पाँव को जो है बेड के नीचे कर दें ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाए, हार्ट की तरफ नहीं पहुंचे और जहर जो है नहीं फैले। तो एक बेड पे एक ऊंची जगह पे लेटा दीजिए और पाँव को नीचे कर दीजिए। तो ये हम कर सकते हैं सांप ने अगर पाँव पे काटा हो तो। फिर हम क्या कर सकते हैं कि शक्कर के माध्यम से, जैसे कि आपको बताया था, उस तरह से आप उसके पॉइजन को वहां से निकाल सकते हैं और उसे पूरी तरह से नीचे और ऊपर दोनों तरफ से उसको हम बैंडेज कर सकते हैं जब तक कि अपने पास मेडिकल इमरजेंसी पहुंच नहीं जाए। फिर एक सवाल हमारे पास आया था चंदा जी दुगड़ का
चंदा दुगड़ का, उन्होंने पूछा था कि जो अचानक हमारा पैर स्लिप हो जाता है और हमें हो जाता है और बड़ी तकलीफ होती है, जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे नस पे नस चढ़ जाना, मोच आ जाना आदि। तो इसके बाद हमारा फ्रैक्चर का सेशन था, काफी चीजें तो शायद फ्रैक्चर में क्लियर हो गई हो। सपोज हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हमें पता नहीं कि भाई मोच आई है या फ्रैक्चर हुआ है, तो फर्स्ट एड के तौर पर सबसे पहले तो हमें पेशेंट को रिलैक्स करना है, उसे एक कंफर्टेबल जगह पे जो है लेटाना है या बैठाना है। लेटाना है तो अगर लेटा भी सकते हैं। फिर जो है हम क्या कर सकते हैं, आइस पैक का यूज कर सकते हैं। अफेक्टेड एरिया में आइस पैक लगाने से सूजन और दर्द जो है कम हो सकता है। और नस पे नस कई बार यूजुअली भी चढ़ जाती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चलते, उसके लिए हम नींबू पानी में नमक भी पेशेंट को दे सकते हैं और फिर उसे जो है हम डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं अगर फ्रैक्चर, ताकि वो एक्सरे वगैरह निकाल सके और आगे का ट्रीटमेंट दे सके। तो होप मेरे जो आंसर्स है आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा विपिन जी से। धन्यवाद योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी और नवीन जी, दोनों आप दोनों का भी एक अच्छे और शानदार सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल के बच्चों को हमने एक सेशन के रूप में, हमने मिशन एम्पावरमेंट में का यह कार्यक्रम कर बच्चों को जागरूक कर दिया। अब हम प्रिंसिपल महोदय राहुल श्रीवास्तव जी से आग्रह करेंगे कि वो इस प्रोग्राम को लेकर के कोई फीडबैक और बच्चों को प्रोत्साहन भी दें। एक एमएफआर बनने के बाद उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हो जाती हैं, एक सामान्य व्यक्ति से वो अलग अपना परिचय दे सकते हैं। तो इस बारे में मैं श्रीमान राहुल जी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा। प्लीज सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप लाइक आपको जो सर लोग ने बताया है कि क्या क्या सेफ्टी आपको लेनी चाहिए, बिकॉज जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने भी देखा पता किया, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो हमारी इमरजेंसी में काम आ रहे हैं वो आज के रेगुलर डे टू डे लाइफ में बहुत कम हो गए। एंड जो हमें आज मिला है इंफॉर्मेशन, आई होप कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव लर्न मच फ्रॉम द सर्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द फैकल्टी कि आपने हमारे बच्चों के लिए इतना सब मेहनत करके कि बताया उनको कि क्या क्या इमरजेंसी किट्स हो सकती है, कहाँ आपको क्या कौन से स्टेप्स लेने हैं और कौन से स्टेप्स नहीं लेने, मेन थिंग कौन से स्टेप्स नहीं लेने। क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा हो जाता है कि हमारी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हम लोग का कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो वही अभी ऐसा है कि जो क्या क्या स्टेप्स हमें नहीं लेना आपने वो बताया, क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी रहेंगे वो टाइम पे। तो इसी इमरजेंसी फैकल्टीज की वजह से हमें बहुत सारे फ्यूचर लाइफ में भी काम आएंगे। आज तो भी बच्चे काफ़ी छोटे हो सकते हैं कोई, बट आगे चल के वो बच्चे यूजफुल होंगे उनकी चीज़, आई एम श्योर। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द मैनेजमेंट, जो आपका स्टाफ है जो इतने अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, हमारे बच्चों के जो डाउट्स थे, ईच एंड एवरी डाउट्स आपने जो क्लियर किए। संस्कार भारती स्कूल एंड मैनेजमेंट बहुत थैंकफुल है आपके लिए। एंड आई होप कि हमारे लिए आप ऐसे काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम्स भी लेकर आए सो दैट हमारे बच्चों के लिए और यूजफुल चीज़ें मिले। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आभाती युग के अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के साथी संजय जी भंडारी से, जिनके प्रयासों से तेरापंथ युवक परिषद वापी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, उनसे मैं एक आभार ज्ञापन के लिए निवेदन करूंगा। संजय जी भंडारी। जय जिनेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज। परम आराध्य के श्री चरणों में वंदना। तेरापंथ धर्म संघ के यशस्वी आचार्य परंपरा को नमन करते हुए आभाते युग, जो कि संपूर्ण भारत में टीटीएफ के तहत एक जन उपयोगी अभियान को चला रहा है, इस संदर्भ में आज का यह सेशन, जिसमें हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के संगठन मंत्री महोदय श्री जयेश जी मेहता ने अध्यक्षता कर एक अपना अनमोल समय दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारी टीटीएफ टीम जो आज हमारे पूरे बहुआयामी प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचा रही है,
जिनके प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी श्री विकास जी, सह प्रभारी जितेश जी, और साथ ही सारे कार्यकर्ता जैसे विपिन जी, नवीन जी लगे हुए हैं, आदर्श जी, सारे कार्यकर्ता, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को स्कूलों के बच्चों तक पहुंचाना एक बहुत ही जन जागरण का कार्य है। साथ ही मैं वापी तेरापंथ समाज, तेरापंथ युवक परिषद का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक तन्मयता से, एक इस चीज को गंभीरता से लेते हुए को यहाँ पर अरेंज किया। साथ ही स्कूल के सारे बच्चों का ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सीरियसली इस जो कार्यशाला को, इस सेमिनार को सुना, और मैं आशा भी करता हूँ कि वह उनके जीवन में कहीं न कहीं ये कार्यक्रम बहुत ही जीवनदायी और प्रेरणादायी साबित होगा, और कहीं न कहीं ये जो कार्यक्रम की टिप्स उन्हें मिली है, उन्हें वे उनके जीवन में इस्तेमाल करेंगे। संस्कार भारती स्कूल के ओनर राज जी श्रीवास्तव एवं प्रिंसिपल राहुल जी श्रीवास्तव, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार में ही उन्हें हमें स्वीकृति प्रदान की और एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन प्रदान किया। और निश्चित रूप से हम यही चाहेंगे कुछ और नए अच्छे अच्छे आयामों को आपके बच्चों तक पहुंचाएं, लाते रहे। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित करती है जो जन उपयोगी होते हैं, और हम जन जन तक उनको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में मैं संपूर्ण टीटीएफ टीम, आभा तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ समाज वापी, तेरापंथ सभा के अध्यक्ष श्री रमेश जी कोठारी, जिन्होंने आभा तेयुग के इस आयाम को सक्रिय एवं सफल बनाने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर श्रम किया, सहयोग दिया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और अंत में यही कहना चाहूंगा, ऐसी टीटीएफ टीम को अनेकों अनेकों साधुवाद, धन्यवाद, जो जन उपयोगी कार्यों में आगे बढ़ रही है। ओम अरहम। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आप सभी बच्चों ने आज एमएफआर बनने के लिए जो मिशन एम्पावरमेंट के इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एमएफआर बनकर आप अपने समाज में, अपने विद्यालय में साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है तो आप आम जनों से अलग हटके आपका अपना परिचय दे सकते हैं, आप अपनी पहचान बता सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोगों के, दूसरों के काम आ सके। इसी बहुत अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं यह कार्यक्रम अंत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यशाला में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।